दोस्त भी नजर आ रहे हैं। देविका जी कैसे हैं आप? प्रज्ञा तुम कुछ कह रही थी। हाँ, हम लोग 2-3 मिनट वेट करें क्या अभी? आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग वेट करने का रिवाज न करें तो अच्छा रहेगा। 2 मिनट नहीं फिर आई हमें, थिंक। नहीं हमें ओके, हमेशा समस्या रहेगी फिर। ठीक तो हम है। ओके, 6 बज गए हैं और हम अपनी बात आरंभ करते हैं। ठीक है। कुछ 2-3 जनरल बातें हैं, पहले मैं वो उन पर बात करते हैं, तब तक शायद और लोग आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये श्रृंखला बहुत शास्त्रीय नहीं है। इसमें हम लोग मैं कुछ आरंभिक बातें कहूंगा और उसके बाद लगभग आधे वक्त तक हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें जो बल है, और ये बात दोबारा भी आएगी, वो हम लोगों के विचार करने पर है, चीज़ों पर। और हाँ, ये सही है कि जब हम शिक्षा दर्शन की बात करेंगे तो अन्य शिक्षा दर्शकों ने, दार्शनिकों ने क्या कहा है, वो बातें बीच बीच में आएंगी। लेकिन मुख्य बल हम लोगों का आपस में बातचीत करने पर रहेगा शुरू के स्टेटमेंट के बाद। दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ हूँ यहाँ इंटरनेट, school meeting going on in the mobile. See, Nima wake up. दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ हूँ यहाँ कई बार इंटरनेट की समस्या हो जाती है, तो कई बार बीच में हमको 10-20 सेकंड के लिए धैर्य रखना पड़ सकता है। मेरे कंप्यूटर के साथ मैंने कोशिश की है कि वो बीच में अटके वगैरह नहीं, लेकिन शायद आप सब जानते हैं कि इसका कोई परमानेंट और पक्का इलाज तो होता नहीं है। इस बार हम लोगों ने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है। उसकी बात आखिर में हो सकता है प्रज्ञा करें। हम लोगों को शायद कोई गूगल फॉर्म वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के, बहुत सारे लोगों ने अपने ईमेल या नंबर दोनों ही नहीं दिए, इसलिए हम उनको लिंक नहीं भेज पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बाद में और बात करेंगे आखिर में। अभी यदि आप लोगों के पास कोई विशिष्ट बात आप में से कोई नहीं कहना चाहते हैं, तो मैं एक आरंभिक प्रेजेंटेशन, एक आरंभिक प्रस्तुतिकरण शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग कुछ कहना चाह रहे हों अभी, तो 2 मिनट उस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं फिर अपनी बात आरंभ करता हूं, और उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आशा है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। प्रज्ञा? हाँ सर, दिख रही है। ओके, जी रोहित जी, क्लियर दिख रही है। या इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं। क्योंकि मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो खैर वो बाद में देखेंगे। तो देखिए, ये आज की जो बातचीत है वो मुख्य तौर पर हम इस पर बात करेंगे कि शिक्षा दर्शन कोई काम की चीज है भी या नहीं है। और इस पर निश्चित रूप से हमारे देश में 2 मत हैं। वैसे इन दिनों में, पिछले 8-10 वर्ष में ये भी देखा जा रहा है कि दुनिया भर के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा दर्शन पर से बल हट गया है। मेरे स्वयं के बहुत 1 से अधिक दोस्त हैं जो शिक्षा दर्शन के साथ और चीजों को मिला के काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा दर्शन के बारे में लोगों के मत कुछ कुछ ऐसे हैं कि इसकी जरूरत शायद नहीं है। फिर भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बहुत काम की चीज है, और विशेष रूप से शिक्षकों के लिए,
और कुछ दूसरे लोगों का ये ख्याल है कि ये हानिकारक हो सकती है और कोई किसी काम की चीज नहीं है। एक काफी इंटरेस्टिंग उदाहरण है जो वास्तविक है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूं मैं। एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं जो लगभग 3000 स्कूल चलाते थे उस वक्त, और उन्होंने एक जाने माने शिक्षाविद से पूछा कि भाई ये जो चीजें हैं, क्योंकि कुछ शिक्षा के उद्देश्य कुछ इस प्रकार के होते हैं, ज्ञान प्राप्ति, दक्षताएं और काबिलियतें सीखना, रुझान और मूल्य शिक्षण और उनका सुदृढ़ीकरण, और सीखना, सीखने की काबिलियत प्राप्त करना, इस तरह के व्यवहारिक, इनको वो व्यवहारिक उद्देश्य कह रहे हैं, इस तरह के व्यवहारिक उद्देश्यों को पाने के लिए क्या शिक्षा दर्शन पर विचार करने की जरूरत है? तो शिक्षाविद ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि मेरे विचार से तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो ये एक नजरिया शिक्षा दर्शन के बारे में है। और अब हमारे लिए काम की बात यह है, जो लोग शिक्षा में काम करते हैं, कि हम क्या माने या अपना मत कैसे बनाएं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक तरीका ये हो सकता है कि किसी शिक्षाविद से पूछें जिसकी बहुत मान्यता हो, जो अच्छा खासा जानते हों लोग जिसको, और उनकी बात मान लें। ये इसके कई फायदे हैं और हम शिक्षा में और जीवन में ऐसा काफी करते हैं। इसके कई फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि हम सोचने की जहमत से बच जाएंगे, और कभी आगे यदि हमको अपनी मान्यता गलत लगने लगे, उसको पलटना की जरूरत महसूस होने लगे, तो मुख्य जिम्मेदारी उस शिक्षाविद पर डाल सकते हैं। हम कहते हैं अरे इसने बहुतों को भ्रमित किया है अपनी लफाजी से, ये तो गलत कहा था उसने। तो हमारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके फायदे तो हैं। वैसे दुनिया में ये अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग जीवन में भी बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें समस्या है इस तरीके में, और उन समस्याओं को हम कुछ हद तक ऐसे देख सकते हैं कि ये अवयस्कों का तरीका है, जिसको आप कह सकते हैं कि अब अवयस्क के लिए मुझे अचानक कोई दूसरा शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैच्योरिटी, फिर से बोलिए। इमैच्योरिटी क्या यूज किया जा सकता है? या इमेच्योरिटी। वैसे ये विचार जो है कि ये अवयस्कों का तरीका है, ये मेरा नहीं है, ये कांट का विचार है। उसकी बात करेंगे हम थोड़ा आगे। तो हम अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारी से बचते हैं जब ये तरीका काम में लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वास्तव में हम मानव होने की जिम्मेदारी से बचते हैं। यदि आप नीत्शे के इस कोट को देखें कि नथिंग इज एज प्रेशियस एज ह्यूमन रीजन एंड फ्रीडम, तो इसमें से एक संकेत ये निकलता है कि भाई एक महत्वपूर्ण चीज है इंसानी जीवन की, शायद हम उससे थोड़ा हट गए हैं। हम अपना दिमाग किसी और की देखरेख में सौंप रहे होते हैं जब ऐसा करते हैं तब। अब इस पर थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इमैनुअल कांट क्या कहते हैं इस चीज के बारे में। इनका ये कहना है, और ये मैं अनुवाद किया है उनकी बात का मोर और लेस डायरेक्टली, जितना जैसा मैं कर सका। अनुवाद की गलतियां हैं वो मेरी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात उनकी ठीक से ही आई है इसमें। प्रबोधन या आत्मज्ञान शब्द जो है वो एनलाइटनमेंट के लिए काम में लिया गया है यहाँ पे। उनका एक लेख है व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ये उसका एक्चुअली पहला वाक्य है। तो इसमें 3-4 बातें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि प्रबोधन अपने स्वयं की अवयस्कता से मनुष्य का उदय है। इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले लोग कई बार अवयस्कता को ट्यूटलेज कहते हैं, कई बार इमेच्योरिटी कहते हैं, कई बार माइनर एज होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अपनी स्वयं की अवयस्कता से उबरने का नाम है प्रबोधन। और अवयस्कता क्या है? ये उसको उम्र के बजाय कह रहे हैं कि बिना दूसरे से निर्देश लिए
अपनी समझ का उपयोग करने में असमर्थता, ये कह रहे हैं कि ये अवयस्कता है इंसान के लिए। अगली बात ये कह रहे हैं कि ये अवयस्कता आत्म आरोपित होती है जब इसका कारण समझ की कमी में नहीं, बल्कि दूसरे से निर्देश के बिना उसका उपयोग करने के लिए संकल्प और साहस की कमी हो। तो देखिए, एक बात तो ये हो सकती है कि मेरे में समझ की ही कमी है। ऐसी बहुत सारी जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जिनमें मैं समझता नहीं हूँ, और इसलिए मैं दूसरों का सहयोग लेता हूँ या उनकी बात मानता हूँ। ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह जहाँ हमारी समझ है, लेकिन हम साहस नहीं करते और मेहनत नहीं करना चाहते, संकल्प नहीं करते, इसके लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसको ये अवयस्कता कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि अपनी समझ का उपयोग करने का साहस रखें। यही ज्ञान का आदर्श वाक्य है। यहाँ तक के वाक्य कांत के हैं, अगला मैंने जोड़ा है, और यही दर्शन का भी आदर्श वाक्य है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये इस श्रृंखला में जो हम काम करेंगे, वो कुछ कुछ हम इनसे सीख लेते हुए और इस सोचने के नजरिए की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब इसमें बड़े खतरे हैं। इसका तो एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि यदि ये समस्याएं हैं दूसरों की बात मानने में, तो फिर हमें दूसरों को पढ़ना सुनना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हम हर चीज में अपनी ही सोचते रहें और दूसरों की बात ही नहीं करें। यहाँ जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये नहीं है, वो इससे काफी भिन्न है। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से देखें तो ये बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो कहा जा रहा है वो ये है कि दूसरों को, उन्हें अविवेचित रूप से भी मान सकते हैं हम, और विवेचना करके अपने संज्ञान में, अपनी बुद्धि में, जब उनकी बात हमें तर्कों से और विचारों से समझ में आ जाए तो भी मान सकते हैं। तो यहाँ बिना विवेचना के दूसरे की सलाह मान लेने की बात है, और विवेचना को ठीक से और सार्थक रूप से करने के लिए हमेशा ही कुछ आधारभूत सिद्धांतों की, मान्यताओं की और विवेचना के तरीकों की जरूरत होती है। तो इस श्रृंखला में हम उन्हीं शिक्षा दर्शन से संबंधित उन्हीं मूल मान्यताओं, सिद्धांतों और तरीकों की समझ बनाने की बात करेंगे। कुछ आरंभिक विचार हमें अपने आप करना इसलिए भी जरूरी होता है कि जब हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिना अपना कोई भी विचार किए किसी की भी बात को बहुत ज्यादा तरजीह देने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं कुछ। बल्कि थेरो तो बड़ा साफ तौर से कह रहे हैं, हालांकि इनकी बात यहाँ पर थोड़ी सख्त लग सकती है। थिंक फॉर योरसेल्फ और अदर्स विल थिंक फॉर यू विदाउट थिंकिंग ऑफ यू। कि अपने बारे में सोचिए, नहीं तो दूसरे, सॉरी, स्वयं सोचिए, नहीं तो दूसरे आपके लिए सोचने लगेंगे आपके बारे में बिना सोचे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या स्थितियां हैं, उनके बारे में बिना सोचे आपको क्या सोचना चाहिए ये बताने लगेंगे। अब हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंस पे बहुत अधिक बल दे रहा हूं यहाँ पे, तो उसके कारणों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ मुझे कोई अच्छा शब्द नहीं मिला, इसलिए शिक्षा कर्मी, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। ये बहुत अच्छा अनुवाद नहीं है, मुझे पता है। आप में से जिसको भी कोई बढ़िया अनुवाद मिल जाए वो बाद में लिख के बता दें, तो हम आगे से वो काम में ले लेंगे। लेकिन शिक्षा कर्मी होने के संदर्भ में है ये सारी बात। इस दृष्टि से हम देखें तो हम में से हर एक जीवन की में विभिन्न भूमिकाओं में होता है। जब हम कोई घर बना रहे होते हैं तो आर्किटेक्ट की सलाह लेते हैं, बीमार होते हैं तो चिकित्सक की सलाह मानते हैं, आदि। इन भूमिकाओं में हम एक आम इंसान के रूप में होते हैं। अतः उपर्युक्त मतलब इन लोगों की विशेषज्ञता, सलाह हमें लेनी ही चाहिए। लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं तो बात थोड़ी अलग है। पर यदि शिक्षाकर्मी के रूप में हम क्षेत्र में
जब होते हैं तो कम से कम उसके एक हिस्से में हमारी अपनी भूमिका ही वास्तव में विशेषज्ञ की भूमिका होती है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है, जब हम शिक्षक होते हैं तो वही विशेषज्ञ की भूमिका का एक्चुअली हम निभा रहे होते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो चाहे हम शिक्षक हों या शिक्षाक्रम निर्माता हों या पाठ्य पुस्तक लेखक हों या अध्यापक शिक्षक हों या शिक्षा में काम करने वाले कोई और लोग हों, कम से कम उसके एक हिस्से में ऐसा मान के चला जाता है कि हमारी अपनी भूमिका एक विशेषज्ञ की भूमिका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें अपने क्षेत्र विशेष में व्यवस्थित सोचने के तरीके, मूल मान्यताएं, मूल सिद्धांतों आदि की जरूरत होगी और उस पर हम लोगों को उससे शायद हम बच नहीं सकते। अब थोड़ा आगे आते हैं और दोबारा से ये देखते हैं कि शिक्षा दर्शन, ये तो आरंभिक बात थी, अब थोड़ा ये देखते हैं कि शिक्षा दर्शन किस तरह से कोई हमारी मदद कर सकता है, तो कैसी मदद कर सकता है, उसके ऊपर हम एक दो उदाहरण लेंगे और फिर कुछ बातें कहूंगा मैं। उसके बाद दोबारा से चलिए उस शिक्षाविद की बात करते हैं। आपको ध्यान हो तो पहले मैंने उदाहरण दिया था, उसमें जो शिक्षा प्रबंधक थे वे ये चीजें सिखाना चाहते थे, ज्ञान प्राप्ति, दक्षताएं, काबिलियतें, ये सिखाना चाह रहे थे वो। मूल्य, रुझान, शिक्षण, इनका सुदृढ़ीकरण भी करना चाहते थे और सिखाना भी चाहते थे और अपने आप सीखने की काबिलियत प्राप्त करना चाहते थे। और शिक्षाविद के विचार से ये सब सिखाने के लिए किसी प्रकार के दार्शनिक विचार विमर्श का कोई फायदा नहीं है। अब हम दो चीजों पे थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे। एक तो दार्शनिक विचार विमर्श का एक हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटा सा, और दूसरा इन चीजों पे, लेकिन उससे पहले इन चीजों की बात करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने इस सब्जी को जानते हैं, लेकिन एक आम उदाहरण लें तो मान लीजिए कि आप मुझे ककोड़े की सब्जी बनाना सिखाना चाहते हैं, और ककोड़ा, ये जो यहाँ पे हरी हरी चीज रखी हुई है, इसको ककोड़ा कहते हैं। मैं सोचता था हमारी ही भाषा में कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदी में भी यही कहते हैं इसको। तो मान लीजिए कि आप मुझे इस बनाना सिखाना चाहते हैं। शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, ज्ञान को अभी दूर रखते हैं, दक्षताओं को दूर रखते हैं, एक विशेष दक्षता लेते हैं, ककोड़े की सब्जी बनाना। तो क्या आपको ये सब जानने की जरूरत है कि ककोड़ा क्या होता है, सब्जी क्या होती है, मसाले क्या होते हैं, ककोड़े में कौन से मसाले पड़ते हैं, कितनी देर उबालना चाहिए वगैरह? और यदि हाँ, तो ये सब जाने बिना आप मुझे नहीं सिखा सकते। लेकिन ककोड़े की सब्जी बनाने की इन सब चीजों में किसी प्रकार के दार्शनिक विमर्श की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सीधे अनुभव से और बिना किसी प्रकार की बहुत अवधारणात्मक जांच परख में जाए समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यदि ये समझना हो कि ककोड़ा क्या होता है, तो किसी जानने वाले से पूछ सकता हूँ और मुझे हाथ में पकड़ के बता देगा ये होता है। और मैं ये भी जानना चाहूँ करेले में और उसमें क्या फर्क है, तो दोनों को साथ रख के देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है, ये अनुभव के आधार पर और सीधे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। अब यदि हम थोड़ा ये देखें, हम यदि ये सवाल पूछें कि ज्ञान क्या होता है या दक्षता क्या होती है और काबिलियत क्या होती है। काबिलियत मैंने एबिलिटीज का अनुवाद किया है, मुझे नहीं पता वो कितना सही है। क्या दक्षता और कैपेबिलिटी या एबिलिटीज में कोई फर्क होता है क्या? बल्कि सीखना क्या होता है, रुझान और मूल्य में क्या फर्क होता है? रुझान मैंने एटीट्यूड का अनुवाद किया है, कई बार लोग डिस्पोजिशन का भी अनुवाद करते हैं। और आखिर जिस चीज को हम मूल्य कहते हैं वो होते क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक चीज आप ये कह सकते हैं कि इनके जाने बिना भी आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं। इस पे हमें सोचने की जरूरत है कि यदि हमारे मन में ये स्पष्ट नहीं है कि दक्षता होती क्या है और वो कितनी सीखी गई है और उसकी जांच कैसे करेंगे, या मूल्य होते क्या हैं और उनका आपस में क्या संबंध है, मूल्यों की टकराहट का क्या मतलब है, या उससे भी आगे यदि हम जाएं तो
एक्चुअली बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं किसके मूल्य। तो इस सवाल के बारे में हम क्या करेंगे कि क्या हम में से सबके अलग अलग मूल्य हैं, या मूल्य कुछ ऐसी चीज हैं जो सार्वभौम होते हैं, या कोई बीच का मामला है। ज्ञान के बारे में भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है, किसका ज्ञान। सत्य के बारे में ये सवाल पूछा जाता है, किसका सत्य। क्या बहुत सारे हर व्यक्ति के अलग अलग ज्ञान, अलग अलग सत्य, अलग अलग मूल्य होते हैं? ये दार्शनिक सवाल है। दार्शनिक सवाल इसलिए है कि इसका जवाब सर्वे करने से या सीधे अवलोकन से नहीं मिल सकता है। इसके जवाब के लिए आपको कुछ दूसरे तरीके, जिसमें कंसेप्चुअल एनालिसिस एक महत्वपूर्ण तरीका है, अंग्रेजी में बात करें तो, या अवधारणात्मक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण तरीका है, और उसमें तर्क बनाना, और बहुत बार एक्चुअली अमूर्त तर्कों से बात करना होता है। तो इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत दार्शनिकता की भूमिका में जाए आप उनका ठीक ठाक से जवाब दे सकें। तो ऐसा लगता है कि एक हद तक तो ये काम करना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि हम कुछ कुछ इस स्थिति में होंगे, आप देख रहे हो तो, कि जिसमें सब कुछ दिमाग में उलझा पुलझा सा है, और कुछ करते करते कुछ न कुछ करते जा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति में होंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो परिभाषाएं रटने की बात नहीं कर रहे हैं, न परिभाषाएं बनाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इन सब चीजों के पीछे अवधारणाएं क्या हैं और उनको कैसे समझें। एक काम आप ये कर सकते हैं, आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कई लोग इस क्षेत्र में हो सकता है काफी काम किया हो, तो और उनको बहुत सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद शिक्षा में अभी आ ही रहे हैं। पहले तो आप स्वयं कोशिश करके देखिए, इसलिए नहीं कि आप नहीं जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हम जानते हैं, लेकिन जब हम उनको भाषा में अभिव्यक्त करने लगते हैं, किसी सटीक वाक्य के माध्यम से जब उसको हम बांधने लगते हैं, तो हमें बहुत सारी समस्याएं महसूस होती हैं उसमें, और बहुत, या तो बहुत कुछ उसमें से छूट रहा लगता है, या कुछ बहुत जिसकी जरूरत नहीं है वो आ रहा लगता है। तो एक तरीका यह हो सकता है कि आप स्वयं इन शब्दों के पीछे की अवधारणाओं को लिखकर समझने की कोशिश करें। दूसरी समस्या मुझे लगता है कि जो लोग अनुभवी हैं उनको भी आएगी, मुझे तो अभी तक आती है, और वो ये है कि फिर किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करें। और हमारे पास इन चीजों को समझाने का जो तरीका है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तरीका एक्चुअली भाषा का उपयोग करते हुए बोल के समझाना है। तो यदि इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बात इतनी आसान नहीं है, और हमें इसके ऊपर काफी विचार करना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे। मुझे यहाँ पर आइंस्टाइन की ये बात भी सच लगती है कि दैट इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। और यदि हम किसी चीज को सरल ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, तब शायद हमको अपनी समझ में जो घुंडियां हैं, जो गांठें हैं, और जो अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, जो अंधेरे कोने हैं उसके, वो समझ में आने शुरू होते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो ऐसा लगता है कि जरूरत है हमें इन पर विचार करने की। एक और बड़ी समस्या इसमें से आएगी। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि, और हम में से ज्यादातर ऐसी स्थिति में है, कल्पना करिए कि आप किसी संस्थान में हैं जहां आपको बहुत से सहकर्मियों के साथ काम करना पड़ता है, और आप लोगों को बहुत कामों में मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, इसमें ये सही है कि कक्षाएं तो हम अकेले अकेले ही लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जब कोर्सेज बनाते हैं और शिक्षाक्रम बनाते हैं, तब एक दूसरे से बहुत सारी बात करके सहमतियां बनानी पड़ती हैं। मैं जहाँ दिगंतर में काम करता हूँ, वहाँ हमारी वर्कशॉप्स या जो भी काम होते हैं, खासकर स्कूल में, उसमें बहुत सारे लोगों से सहमतियां बनानी पड़ती हैं, आपको भी बनानी पड़ती होंगी।
और साथ मिल के काम करना पड़ता होगा। और खासकर यदि आप बच्चों के साथ या शिक्षक प्रशिक्षुओं के साथ काम कर रहे हैं, तो जो ऊपर चीजों का नाम जो शिक्षाविद ने कहा था उनके लिए जरूरत नहीं है सोचने की, दार्शनिक दृष्टि से उनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपके प्रयास यदि सफल होने हैं तो जरूरी है कि आपके समझ में कोई साझी, आपके समूह में कोई साझी समझ बने। यहाँ फिर से हम लोगों को वही सब बातें करनी होंगी। दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हम विवेक संगत तरीके से विचार करें और चीजों पर गहराई से सोचें। दूसरा ये हो सकता है, जो आजकल बहुत प्रचलित है, कि मेरा तो ये विचार है, आप माने या न माने। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन का कोई भी पक्ष एक्चुअली, मेरा तो ये विचार है, आप माने या न माने पर नहीं रुकता। वो एक्चुअली यहाँ से काफी आगे जाता है कि मैं ये क्यों मान रहा हूँ और आप क्यों नहीं मान रहे। क्या हम दोनों के अनुभवों में कुछ भिन्नता है, क्या हमारे सोचने में कुछ भिन्नता है, या हम एक ही चीज को दो अलग तरीकों से समझ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पर सोचने की जरूरत होती है। लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है और यहाँ हम कुछ कुछ ऐसे लटके हो सकते हैं। यदि हम इससे आगे जाएं थोड़ा, तो आप पाएंगे कि यदि आपने मान लिया कि अवधारणात्मक विश्लेषण कर लिया, जरूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप मेरे से कुछ नहीं कह रहे हैं तो अपना माइक ऑफ कर लें। तो यदि आपने अवधारणात्मक विश्लेषण कर भी लिया है तो ये तो दर्शन के कामों में से एक आरंभिक चीज है। और अभी तक हमने एक बात की है जो दर्शन मदद करता है, जिसमें अवधारणात्मक विश्लेषण में। अब मान लीजिए कि आपने समझ लिया कि रुझान और मूल्य में क्या फर्क है, और अब आप ये तय करना चाहते हैं कि कौन से मूल्य सिखाएं और ये कैसे तय करेंगे। तो उदाहरण के लिए, यदि आजकल जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाती है, हम यदि उन्हीं मूल्यों की बात करें, हमारे संविधान में जिन मूल्यों की बार बार बात की गई है, सॉरी, उसमें प्रियम्बल में जिन मूल्यों को बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा गया है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, डिग्निटी। डिग्निटी का हिंदी फिलहाल में मानवीय मर्यादा शायद। सो एक्चुअली इनका क्या अर्थ है और इनका आपस में क्या संबंध है? हम जब ये कहते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, कि हमें इंसानों का सम्मान करना चाहिए, तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये सिर्फ उनसे पोलाइटली बात करना होता है या उसमें कुछ और है? आप एक काम और करके देख सकते हैं। आप न्याय की परिभाषा करके देखिए, बिना समानता को काम में लिए, बिना समानता और स्वतंत्रता को काम में लिए न्याय की परिभाषा करके देखिए, आपको महसूस होगा कि कुछ मामला है जो ठीक से जम नहीं रहा है। इसी प्रकार से कौन से मूल्य हमको सिखाने चाहिए? एक तरफ लोग ये कहते हैं कि ये संवैधानिक मूल्य सिखाने चाहिए, एक और आवाज उठती है मानवीय मूल्य सिखाने चाहिए। ये मानवीय मूल्य क्या होते हैं और ये संवैधानिक मूल्यों से किस प्रकार भिन्न है? ये जो सारी चीजें हैं, इन पर विचार किए बिना तो आप नहीं सिखा पाएंगे। तो फिर दूसरे लेवल पर सिर्फ अवधारणात्मक विश्लेषण नहीं, इन अवधारणाओं के आपसी संबंध और इंसानी बुद्धि से इनका क्या संबंध बनता है, इंसानों में ये विकसित कैसे होते हैं, यहाँ भी आपको बहुत सारे दार्शनिक विश्लेषण की जरूरत पड़ने की संभावना है। एक उदाहरण ये था। एक उदाहरण और लेते हैं, दो उदाहरण और लेंगे हम, उसके बाद में कुछ और बातें करेंगे। और ये वास्तविक उदाहरण है दोनों। अभी जो वाला है, ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये उदाहरण सीधा सीधा नई शिक्षा नीति से लिया गया है। इस वाक्य को देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण वाक्य माना जाता है, या ये बात काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वाक्य न माना जाता हो, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण मानी जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास ये करना चाहते हैं। अब ये ज्ञान की एकता का क्या मतलब है? क्या सारा ज्ञान एक ही होता है? यदि मैं सवाल उठाना चाहूं फिलहाल, तो आप सब लोग गणित भी जानते हैं और कविता भी जानते हैं, तो क्या कविता का ज्ञान और गणित का ज्ञान एक ही ज्ञान है, या भौतिकी का ज्ञान और इतिहास का ज्ञान एक ही ज्ञान है, या उनमें कोई फर्क है? और ये अखंडता से यहाँ क्या आशय है? अखंडता यदि इंसानी मन में सब चीजों का एक समग्र चित्र बनना है तो एक बात है, लेकिन यदि अखंडता संपूर्ण ज्ञान को ही किसी एक प्रकार की चीज मानी जा रही है तो फिर बहुत अलग बात हो जाएगी। ये बहुविषयक दुनिया भी मुझे तो नहीं समझ में आई, आप लोगों को हो सकता आ गई हो। दुनिया तो दुनिया है, वो बहुविषयक है कि एकल विषयक है, लेकिन ये छोटी समस्याएं हैं और इनको हम आगे के लिए छोड़ सकते हैं। मुझे इसमें जो महत्वपूर्ण चीज लगती है वो ये है कि जो मैं शब्द वही काम में ले रहा हूं जो शिक्षा नीति में है। अभी आगे कुछ दूसरी बात करेंगे कि बहुविषयक शिक्षा क्या होती है फिर। क्या अभी हमारी शिक्षा एक विषयक है? ये जो स्लाइड है इसके अंदर देखिए आप, पहली कक्षा में आप ये चीजें पढ़ाते हैं, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और कला, और 5वीं तक ये चारों चीजें पढ़ाते हैं। ये एक विषय है या बहुविषयी है? आगे फिर ये और बढ़ जाते हैं, तो हमारी शिक्षा एकल विषयी कहाँ है कि अब आप इसको बहुविषयी बनाना चाहते हैं? तो इसका क्या अर्थ है? शिक्षा नीति चाहती क्या है हमसे? क्या ये कह रहे हैं कि हम इन सब चीजों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय मिला जुला के पढ़ाना शुरू कर दें, कि हम जब 6ठी कक्षा में तीनों भाषाएं, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और कला, सबको अलग अलग टाइम टेबल में जगह देना, अलग किताबें बनाना, अलग टीचर रखना बंद कर दें? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा नीति स्वयं ही कहती है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक रखने की जरूरत है। तो ये जो बार बार शब्द काम में लेते हैं डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा सा आप यदि इस पर विचार करें, शिक्षा नीति के कुछ और अंश पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत घालमेल है। और इस घालमेल में अभी जो हम काम कर रहे हैं, ये वास्तव में शिक्षा दर्शन का काम है, इस घालमेल को खोलना। आप 4 चीजों के बारे में सोचिए, तब आपको महसूस होगा कि इसमें क्या घालमेल है। एक तो विद्यालयी विषय, जिसको हम गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि कहते हैं। और फिर शास्त्र, शास्त्र में डिसिप्लिन का अनुवाद कर रहा हूँ, कई बार इसको ज्ञानानुशासन भी कहते हैं। और आपको अजीब लग सकता है तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में ये सारे के सारे डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ये समाज शास्त्र। तो मैं शास्त्र को वहां से ला रहा हूं। तो ये शास्त्र अलग अलग क्यों है? क्या इनकी कोई बाउंड्रीज तय करने के कुछ नियम हैं? क्या इनके किसी चीज को शास्त्र होने के लिए क्या कोई शर्तें पूरी करनी होती हैं? वरना हम उसको शास्त्र नहीं कहेंगे, शास्त्र डिसिप्लिन के सेंस में। और क्या स्कूली विषय और ये जो शास्त्र हैं डिसिप्लिन, ये एक ही जैसे हैं? उदाहरण के लिए यदि आप 6ठी कक्षा का विज्ञान देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें भौतिकी भी है, रसायन शास्त्र भी है, और उसमें वनस्पति शास्त्र भी है, और जीव विज्ञान भी है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये सारे के सारे अलग हैं। तो ये स्कूली विषय विज्ञान जो है वो और शास्त्र, डिसिप्लिन, ये एक ही चीज है या नहीं है? यदि मैं कहूं कि 6ठी कक्षा में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है वो तो वैसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि उसमें 4 डिसिप्लिन है कम से कम।
इसी प्रकार से जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब एक और शब्द लीजिए, संकाय। ये आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी होती है। तो जब हम कहते हैं कि विज्ञान संकाय, तो उसमें हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं होता कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और बहुत सारी इस प्रकार के विषय होंगे। लेकिन यदि उसमें आप पोइट्री रखने लगे या इंग्लिश लिटरेचर रखने लगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो यहाँ नहीं आता, मानविकी में आता है। और मानविकी में यदि आप भौतिकी रखने लगे तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो यहाँ नहीं आता, ये विज्ञान में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई और चीज है। और फिर तीसरी चीज है एजुकेशनल स्ट्रीम्स, जो वोकेशनल, प्रोफेशनल और जनरल एजुकेशन, 3 तरह से देखते हैं। अब हमारी शिक्षा नीति लिखने वालों से ये पूछने की जरूरत है, भाई आप कौन सी बात कर रहे हो? आप बहु विषयक बात कर रहे हो, बहुशास्त्रीय बात कर रहे हो, बहुसंकाय की बात कर रहे हो, या स्ट्रीम्स को मिलाने की बात कर रहे हो, और किस स्तर पर बात कर रहे हो? ये जो हमने सारी बातचीत की, ये पूरी की पूरी वास्तव में बिना ज्ञान और ज्ञानानुशासनों के गुणों को दार्शनिक ढंग से विवेचित किए हम इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण और मेरा देने को मन है, और वो हो सकता है कि मैं जानबूझ के इसलिए भी दे रहा हूँ वो उदाहरण कि वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उपयुक्त नहीं लगे। अभी मुझे इतना जल्दी मिलेगा नहीं वो वीडियो, लेकिन आप में से कई लोगों ने एक वीडियो देखा होगा इंटरनेट पे, जिसमें एक शिक्षिका बच्चों को नो को किन्हीं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की संख्याओं से गुणा करने की विधि बता रही है। और जो विधि वो बता रही है वो बहुत आसान है। वो कहती हैं कि ऐसे अपने उंगली रखो, और यदि 9 को आपको 3 से गुणा करना है तो तीसरी उंगली पकड़ लो। मैं भूल गया हूँ उसको वो किस तरह से करती हैं। और फिर क्या करती हैं वो, हाँ, फिर ये इधर वाले गिनते हैं। वो, हाँ ये ठीक है, अब मुझे गिनने दीजिए, फिर आगे क्या करूं थोड़ा सा बता दीजिए हमें। 7 और 2, हाँ ठीक है, तो 7 लिखिए और 2 लिखिए। देखिए बहुत सुंदर विधि है, धन्यवाद। या ठीक है, ये 4 से हो गया। हाँ, तो ये बहुत सुंदर विधि है, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये बहुत सुंदर विधि है, मुझे एक्चुअली ये काफी पसंद आई ये विधि। लेकिन ये विधि कब सिखानी चाहिए गणित में? आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि अभी अलग से लिखे जा रहे हैं हमारे यहाँ पे पोजीशन पेपर्स, लेकिन पुराना पोजीशन पेपर है गणित का, उसमें एक बात लिखी हुई है कि बच्चों को गणितीय तरीके से सोचना सिखाना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की जो विधियां हैं वो हमें जरूर सिखानी चाहिए, लेकिन किस वक्त और कैसे, और उनसे पहले क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जितने भी सवाल आप पूछेंगे उनमें आप पाएंगे कि यदि बच्चे पहले ये नहीं जानते हैं कि नौका पहाड़ा बनाने का तर्क क्या है और गुणा करने का तर्क क्या है, उसके बिना आप यदि ये तरीका बताते हैं तो इसमें मुझे लगता है घोर समस्याएं हैं। फिर आप गणित का एक समस्या हल करना बहुत छोटी सी वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन आप गणितीय तरीके से सोचने से बच्चे को दूर हटा रहे हैं। यही आलोचना आपने सुनी होगी जिसको वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं या वैदिक गणित कहते हैं, उसके बारे में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। उसमें खूब सारी इस प्रकार की चीजें हैं जिससे आप बहुत जल्दी गणना कर सकते हैं, लेकिन वो गणना क्यों सही है, उसके पीछे गणितीय तर्क क्या है, ये वाली चीज उस किताब में नहीं है। और यदि आप उसको सिंपली सिर्फ ये तर्क के ढंग से सिखाते हैं तो वो गणित सीखना नहीं होगा। जो गणित सीखने का जो एक उद्देश्य हम कह रहे हैं गणितीय तरीके से सोचना, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ये सारे सवाल दार्शनिक सवाल हैं,
ये जो आखिरी बात हमने की, ये गणित की प्रकृति से संबंधित सवाल है कि गणित चीज क्या है, वो काम कैसे करती है। ऐसे सारे सवाल आप बहुत लगभग सब विषयों के बारे में उठा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले जब मैं फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाता हूँ, उसमें एक असाइनमेंट दिया था जिसमें 7वीं की विज्ञान की पुस्तक में से मैंने कुछ पन्ने उनको दिए थे और मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये बताइए कि इसमें जो किताब दावा कर रही है, इसको ज्ञान की दृष्टि से, एपिस्टेमोलॉजिकली ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से किताब जस्टिफाई कर रही है या सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है। देखिए, किताबों में हम दोनों काम करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और जस्टिफिकेशन के साथ ज्ञान निर्माण भी करते हैं। लेकिन यदि हम स्पष्ट नहीं हैं कि कहाँ हम सूचना दे रहे हैं और कहाँ हम उसके साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और विज्ञान में जस्टिफिकेशन का अर्थ क्या है, तो फिर हमारा विज्ञान पढ़ाने का तरीके में कुछ समस्याएं होने वाली हैं। तो यदि इन सब चीजों के बारे में देखें हम, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमें शिक्षा दर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आम आदमी के मन में ऐसा लगता है कि शिक्षा की केंद्रीय अवधारणाओं के रूप में ये चीजें होती हैं: शिक्षण या पढ़ाना, शिक्षक, शिक्षाक्रम, ज्ञान, दक्षता, रुझान आदि ऐसी और भी अवधारणाएं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी अवधारणा बिना मानव बुद्धि और समाज से उसका संबंध समझे बिना, इनमें से कोई एक भी अवधारणा को आप स्पष्ट नहीं कर सकते। वो बहुत आसान लग सकती है, शिक्षक बहुत आसान लगता है या पढ़ाना बहुत आसान लगता है, लेकिन मानव बुद्धि को रेफर किए बिना, और मानव बुद्धि को आप जैसे ही रेफर करेंगे वैसे ही आप मानव की प्रकृति को रेफर कर रहे होंगे, और समाज को रेफर किए बिना आप इसको ठीक से नहीं समझा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप शिक्षा दर्शन की दृष्टि से इसकी कुछ पड़ताल करें। तो मोटी बात यहाँ पर, आज मैंने कुछ नहीं कहा, आपके सवालों के जवाब में अभी हमारे पास टाइम है, कुछ ज्यादा और बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है लगभग 40-42 मिनट में कि हमें सोचना पड़ेगा। और इस दृष्टि से देखें तो शिक्षा दर्शन एक काम की चीज साबित होगी। ये एक आरंभिक स्टेटमेंट आज के लिए है। अगली बार हम और बात करेंगे जिसमें शिक्षा दर्शन क्या है और वो कैसे काम करता है और उसके अंदर की क्या चीज है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में यदि आपके मन में कुछ सवाल हैं या अन्य भी कोई और सवाल हैं, तो बाकी बचा हुआ टाइम हम उसके लिए लगाएंगे। मेरी बात खत्म हो गई है और अब मेरा सुझाव है कि आपको जो भी आप कहना चाहें, वो सवाल भी हो सकते हैं और टिप्पणियां भी हो सकती हैं, तो उस पर आ जाते हैं। प्रज्ञा, आप सवाल लिख भी लेना। ओके। ये बालेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ऑडियो नॉट अवेलेबल, लेकिन नहीं, आई थिंक उनको रिप्लाई कर दिया था, उनका कंप्यूटर ऑडियो उनको ऑन करना। अच्छा, हाँ साहब फरमाएं महेश। Sorry, I won't be able to use the Krisht Hindi, so I'll be using English. Yeah, that's fine. All of the examples you gave for educational philosophy were from the Western context. I would like you to look at it from the perspective of, is there any educational philosophy from the Eastern context, particularly from Indian context? Well, Professor, first of all, I would like to contest. अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को अंग्रेजी ठीक से समझ में आती है, लेकिन प्रोफेसर महेश शर्मा ये कह रहे हैं कि सारे उदाहरण जो हैं वो पश्चिमी संदर्भ से हैं
अच्छा, आप समझ लेते हैं ना हिंदी? यदि मैं हिंदी में जवाब दूं तो अच्छी तरह से समझ लेता हूँ, लेकिन वो ठीक। जो हाँ आप जो शब्द कर रहे हैं अवधारणात्मक और ये जो इस तरह से, हाँ, वो ठीक है, वो आप अंग्रेजी में वो शब्द I काम में ले left सकते India 58 years ago, so therefore I have हैं। a हाँ little हाँ, bit of a drawback there. नहीं, वो शब्द अंग्रेजी में काम में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी Yes, मैं yeah. बाकी लोगों के लिए इसका जल्दी से एक अनुवाद कर दूं तो आपका ये कहना है कि ज्यादातर जो उदाहरण लिए हैं वो पश्चिमी संदर्भ से लिए हैं, वेस्टर्न कंटेक्स्ट से लिए हैं, क्या भारतीय कंटेक्स्ट के उदाहरण नहीं ले सकते या लेने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा इस बात को कंटेस्ट करना चाहूंगा कि यदि हमारी शिक्षा नीति ये कहती है कि हमें शिक्षा को बहुविषयक बनाना चाहिए, तो हम उस पर बात कर रहे हैं, तो ये तो मुझे तो भारतीय कंटेक्स्ट ही लग रहा है। रही बात विषयों की परिभाषा की कि क्या कोई भारतीय परिभाषा है जिसमें विषय, जो शब्द मैंने काम में लिए, स्कूल सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, फैकल्टी एंड स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन, क्या इनका कोई भारतीय संदर्भ है? मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी भारतीय संदर्भ है, तो मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली कि Let me Yeah. give two examples. that would be useful. Yes, from the perspective of Indian philosophical educational philosophy, an individual is for the purpose of society. We do not have the concept of ego as the concept of ego is in the Western philosophy. So the Western philosophical educational traditions are to create an education which will have an intact ego. In other words, a person becomes an individual. Whereas from the Indian perspective, the objective of an individual's education is to become part of a society and become an integral part of society. So when you look at it from these two perspectives, emphasis on individual identity, the development of individual identity, and the development of a collective identity. Education for that purpose will have different aims, different means. Now, at the same time, we live in an international context. And therefore, the modern education in India has to be from that context also. So how do we make a philosophical educational trend in India which respects the educational philosophy from the perspective of India and also at the perspective of Western philosophy and create an international philosophical educational trend? Right. Now I understand you. But Professor, today we have been talking about, and I'm sorry, the electricity at the place where I am at this moment has somehow switched off. It will come back. So No, that's today, okay. Your aura is enough. Yeah. So today actually we are talking about why philosophy of education might be needed. This is a very important question you are saying, and actually to decide this question, we need philosophy of education. Therefore, I would like to thank you for bringing in a much better example than I could give. Now, it's interesting whether all Indian thought thinks of individual only as a part of the collective, or whether it thinks of individual as an individual entity as well. In Indian thought, actually there is a range of ideas. If you talk about Aurobindo, he would say that each individual human being is unique, but that unique individual human being is situated in the nation. And he would explain what nation is. And that nation is situated in the humanity. And therefore, journey is actually continuously expanding from, and he talks of individual mind. Also, similarly, when we talk of moksha, it's not always necessarily collectivity. We may get moksha through being integral part of the society, but the society doesn't get moksha together.
The issue is not whether I believe in moksha or not. The issue is that Indian thought. But the issue is that what we are discussing just now, that needs to be discussed in the philosophy of education, and there is no other discipline which actually can answer these questions. So definitely we will talk about that. But today the talk was very general in the sense that why do we need philosophy of education? Because in India, I am hearing it for quite some time. Oh, कोई लिख रहे हैं, अच्छा प्रज्ञा ही लिख रही है कि हिंदी में बात करें। देखिए अभी मैंने जो कहा ये तो शायद ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा से उसको नहीं रिपीट कर पाऊंगा क्योंकि मैं कहने के बाद मुझे बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन मैं मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब जो सवाल उठा रहे हैं, इस सवाल का जवाब शिक्षा दर्शन से ही मिल सकता है और किसी दूसरे प्रकार की विधियों से या किसी दूसरे प्रकार के शास्त्र से नहीं मिल सकता। और आज की जो बात थी वो मुख्य रूप से शिक्षा दर्शन की जरूरत पर बात थी, इसलिए ये उदाहरण आया है। आप जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, और आपको ध्यान हो तो मैंने बीच में रेफर किया था कि उद्देश्यों की बात मैंने जानबूझ के नहीं की। आज उद्देश्यों की बात तो संभव ही नहीं है बिना मानव की धारणा को या मानव की प्रकृति को समझे। और मानव की प्रकृति को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मतलब भारतीय पर्सपेक्टिव भी कोई एक पर्सपेक्टिव है ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत भोंथरा और मोटा उदाहरण दूं तो भारतीय दर्शन में, न्याय दर्शन में आप मानव की धारणा को बिना आत्मा को स्वीकार किए नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो वहां पर आत्मा का अस्वीकार होगा और आपको मानव की धारणा को दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। हालांकि फिर आगे इसको यदि हटा दें तो जहां तक ज्ञान का और अस्मिता का सवाल है वहां पर दोनों में बहुत ज्यादा भेद नहीं रहेगा। तो भारतीय दर्शन की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो एक से अधिक पर्सपेक्टिव होंगे। शिक्षा दर्शन हमारी मदद इसमें करता है, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर मानव पे, समाज पे, मूल्यों पे बहुत सारे विचार हैं, दर्जनों विचार हैं। हम उन पे किस ढंग से विश्लेषण करें, किस ढंग से बात करें कि हम किसी न किसी प्रकार की एक साझी समझ निर्मित कर सकें। एक्चुअली डूबी कहता ही ये है कि फिलोसॉफी शुरू ही तब होती है जब समाज में लोगों के अलग अलग अनुभवों के कारण लोगों के में फंडामेंटल डिफरेंसेस आ जाते हैं चिंतन में, तब दर्शन की जरूरत होती है। तब समस्या के निरूपण के लिए एक लेवल ऊपर उठ के विचार करना होता है जिसमें दोनों प्रकार के विचारों को सही ढंग से समझा जा सके। अब ये कहा जा सकता है कि मैं फिर से वेस्टर्न उदाहरण लेके आया हूं। अब ये सीमाएं तो हैं, हो सकता है भारतीय दर्शन में इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हों और जिनके बारे में मुझे पता नहीं हो। जी, भारतीय शिक्षा दर्शन में कहा गया है कि जो पराविद्या है उसके लिए भारतीय दर्शन, शिक्षा दर्शन अलग है, और जो समाज के लिए और संसार के लिए जो विद्या अर्पण करनी है उसकी शिक्षा दर्शन और है। तो वो तो विभाग पहले ही से किए हुए हैं भारतीय शिक्षा दर्शन के अंदर, विद्या और पराविद्या। तो इसलिए उसमें मैं पराविद्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खाली जो संसार में रहने के लिए जो विद्या की जरूरत है उसमें क्या शिक्षा दर्शन मार्गदर्शन कर सकता है। तो वो जो शिक्षा दर्शन है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बदलने हैं थोड़े, क्योंकि जिस समय उनको बनाया गया था वो समय दूसरा था, जब ये बात कही गई थी दूसरी थी, अब दूसरा समय आ गया है। तो ये जो भारतीय शिक्षा की नीति जो अभी जैसा मैं समझता हूँ दूर से, उसमें थोड़ा सा आपने कुछ 2-3 बातें अच्छी बताई, उसमें थोड़ा सा मिश्रण ऐसा किया गया है कि वो जो है यूनिफाइड ना होकर के ये एक सैलेड बन गया है।
तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसको दोनों तरफ से देखा जाए, भारतीय शिक्षा दर्शन के पर्सपेक्टिव से और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक भारतीय की शिक्षा इस समय भारतीय संदर्भ में ही नहीं है, वो जो है सांसारिक संदर्भ में है, पूरे इंटरनेशनल संदर्भ में है। तो शिक्षा जो खाली सांसारिक ही हो, इंटरनेशनली हो और इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं हो, वो भी नहीं ठीक, और जो इंडियन पर्सपेक्टिव है और उसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, वो भी ठीक नहीं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, प्रोडक्ट हूँ इंडियन एजुकेशन की, लेकिन वो सारी एजुकेशन जो मेरी थी वो पाश्चिमात्य थी। घर में जो एजुकेशन हुई उसने थोड़ा सा मेरे को सुधार दिया, नहीं तो पाश्चिमिक विद्या शिक्षा दर्शन के अनुसार तो मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड, egocentric and focused only on my interest will be there. So what I want to bring to the attention of you and others is that an education is not just to develop me. I must be developed in the context of the society. You very nicely mentioned that the human person, the human mind, the human intellect, without the context of society, as giving an example of a Western psychologist, Vygotsky, that no learning is possible without the cultural tools. Even the language of an individual is formed by the social context, and language defines thinking, and thinking defines all other aspects of that. Sir, we have to limit the subject today. So I fully accept that we need to think on these questions. I am not yet sure. We will think about that. मुझे अभी इस पर पूरा भरोसा नहीं है, या ऐसा कहिए कि मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता कि पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में कितना फर्क है, शिक्षा दर्शन में, और अलग से कोई भारतीय शिक्षा दर्शन है क्या। मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूं कि दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है, फिर से मैं अरबिंदो की बात करूं तो जब वो नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की, तो एक बहुत सख्त तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, और ये उस वक्त हो रहा था जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ ध्यान जा रहा था, लोगों का बहस चल रही थी उस वक्त। वो कहते हैं कि कॉलेजेस और स्कूलों के प्रिंसिपल हिंदुस्तानी बना देने से ये राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो जाएगी, इतिहास की 4 बातें भारतीय रख देने से भी नहीं हो जाएगी। ऐसे कई चीजें करते हैं, और फिर वो आखिर में कहते हैं कि ये भारतीय तब होगी जब आप इंसान के बारे में, इंसान की बुद्धि के बारे में भारतीय समझ क्या है उसको काम में लेना शुरू करेंगे। तो एक मत ये है कि भारतीय समझ काफी भिन्न हो सकती है। दूसरा मत, जब हुमायूं कबीर अपनी किताब में ये कहते हैं कि वो इंडियन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई, ज्ञान और फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन क्या सबकी अलग अलग होती है या वह मानवीय होती है। और फिर वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ी कल्पना करिए कि इंसान तो एक ही है, लेकिन हम एक बड़े से बहुत सुंदर संस्कृति के डोम में रह रहे हैं, और हमारी अपनी संस्कृति के डोम के जो रंग हैं वो हमारे ऊपर परिलक्षित होंगे। हालांकि उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो मानवीय स्तर पर कॉमन है। तो ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसमें बहुत कुछ कॉमन होगा। अगली बात यह है कि वास्तव में इंडिविजुअल पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन अधिकतर पश्चिमी दार्शनिक इंसान का होना या इंसान बनना किसी का सिर्फ और सिर्फ समाज में ही संभव मानते हैं। बहुत सारे पश्चिमी दार्शनिक इस बात से इनकार कर देंगे कि यदि एक इंसान के बच्चे को इंसानों से अलग कर दिया जाए जन्मते ही, तो वो इंसान बन पाएगा। मैं यदि एक सेकंड, मुझे आपका हाथ दिख गया है किरण जी, आखिरी चीज जो मैं यदि कोट करूं इसको, माइकल ओक्सफोर्ड को, तो वो कहते हैं कि नो वन इज बोर्न ह्यूमन,
we become human by learning in the society and through our culture. तो ये बात जो है, ये समानताएं सब जगह मिलेंगी दर्शन में, भेद भी मिलेंगे, समानताएं भी मिलेंगी। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद। यही सवाल है जिसके लिए आज आपने मेरी बात को और सिद्ध करने में मदद की है कि इन सवालों पर विचार करने की जरूरत है। हाँ किरण जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद। मैं जब ये सारी आपकी बातें सुन रही थी और जो प्रोफेसर महेश शर्मा ने भी कहा, तो मैं उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहीं से हूँ। तो हमारा जो पूरा जिला है, मैं जहाँ जिस तरफ काम करती हूँ, वो पूरा हमारे आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, जिसमें गोंड, बैगा, खरवार, ये सारे समुदाय हैं। तो मेरे साथ मेरे साथ बहुत चीजें चल रही हैं दिमाग में कि जब मैं स्कूल में जाती हूँ और शिक्षकों से, बच्चों से बात करती हूँ, और ये ना बहुत ऐसी जगह है जहाँ घर बड़े दूर दूर है और लोग स्कूल से भी, जैसे एक स्कूल है हमारा गौराही, एक गांव है, वहां पे हम जब जाते हैं तो वो 10 किलोमीटर दूर उसके बाद एक गांव पड़ता है जहाँ 15-20 परिवार ही रहते हैं। तो मैं जब परिवार से बात करती, शिक्षकों के साथ जब बात हो रही थी, तो शिक्षक ये कहते हैं कि परिवार जागरूक नहीं है, यह लोग जागरूक नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता मैडम, और एक साधारण सी लाइन नहीं आती, लाइन के लिए हमने कहा लिखो सारे। तो ये शिक्षकों की, और फिर हम लोग भी जब काम करने जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बातें करते रहते हैं कि वो जागरूक नहीं है। और जब मैं गांव में उनसे बातचीत करती हूँ तो वहाँ की जागरूकता मैं ऐसे देखती हूँ कि वे एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो मानवीय, मैं ये पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत, कि पर वो मानवीयता में भरोसा रखते हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाँ, उन्हें जो जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था में हम हैं, वो उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो हम कर रहे हैं, हम स्कूल में जाके बच्चों के साथ काम करते हैं, शिक्षकों के साथ काम करते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये कहीं हम आरोपित तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उनसे बात होती है तो लगता है कि वो आना ही नहीं चाहते हैं इस मुख्य धारा में। तो ये जो मतलब, और हम उनको अशिक्षित भी कहते हैं। तो मेरा सवाल था कि ये शिक्षा दर्शन में हम इसको कैसे देखते हैं, किसी समुदाय का जो चाहे हम अगरिया की बात करें, बैगा की बात करें, गोंड की बात करें, तो इनके अपने अपने एक कौशल हैं, और वो कौशल एक दूसरे मतलब वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देते आए हैं। तो हम उसको इस तरह की शिक्षा में शामिल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब उनसे बात होती है, वो इस व्यवस्था में बहुत यकीन नहीं रखते हैं, या हो सकता है कि मुझे समझने में भी गलतफहमी हुई हो। तो क्या मतलब इस ऐसे जो चीजें आ रही है, मुझे हमेशा ना ये दिमाग में चलता रहता है कि मैं उनको आरोपित करने के लिए मैं या कोई और तो नहीं जा रहा है। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश था कि इस पे कैसे हम सोचे, ये किस तरह के उसमें आता है, और उनके शिक्षा को, उनके जो कौशल हैं, उसको शिक्षा दर्शन में देखना है नहीं देखना है, वो क्या चीज है, ये सवाल था। अपन बहुत सामान्य ढंग से बात करें आज तो इसको, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसको मैं दूसरे ढंग से आर्टिकुलेट करूं और दूसरे ढंग से कहूं तो ऐसे कहते हैं कि एक समुदाय है जिसके अपने बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे कौशल हैं, आपसी संबंध है, और उन संबंधों को ठीक से चलाने के लिए नैतिक मूल्य हैं और सामाजिक मूल्य हैं, व्यवहार के तरीके हैं। और आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें उससे कुछ भिन्नता है, और हो सकता है कि वो उसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। अब 2-3 नजरिए से हम लोगों को देखने की जरूरत है इस बात को। जब हम अब मैं एक राष्ट्र, उस राष्ट्र का संविधान, उसमें नागरिकों के अधिकार, उस तरफ से आ रहा हूं। थोड़ा सा ये देखते हैं अपन कि एक समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में मुझे अपनी जगह बनाने के लिए, मैं 2 बातें एक साथ कहूंगा,
अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने से मतलब है कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कहीं न कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ दूसरे लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे, उसके कुछ नियम कायदे होंगे, कुछ कानून व्यवस्था होगी, कुछ नैतिक व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए। और दूसरा कि समाज को में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या-क्या चीजें चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए कल्पना करते हैं कि इस प्रकार का एक गांव है जिसकी अलग भाषा है, अलग मान्यताएं हैं, और वो आपकी ये शिक्षा नहीं लेना चाहते। थोड़ा आगे चलिए, हालांकि ट्राइबल कम्युनिटीज में समस्या नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे तबकों में, कुछ दूसरी कम्युनिटीज में समस्या है कि लोकतंत्र में, और महेश जी की बात से भी जुड़ेगी ये, लोकतंत्र में हम समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन व्यक्ति के अपने हक भी हैं। मान लीजिए कि उस समाज में किसी व्यक्ति के हित और उस सोसाइटी की मान्यताएं आपस में टकराती हैं, तो उसका फैसला भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा या उस समाज की मान्यताओं के अनुसार होगा। यदि आप ये मानते हैं कि समाज की मान्यताओं के अनुसार होगा, तो, और ये उदाहरण मैं बहुत देता हूं, कुछ लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के। आप एक जमाने में खाप ने जो व्यवहार किया था लोगों के साथ, उसको याद कर लीजिए, या और बहुत सारी कम्युनिटीज में इस तरह की समस्याएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा जहां पर व्यक्ति के अधिकारों की बात है, उसकी जरूरत पड़ेगी सारे भारतीय नागरिकों को। अब थोड़ा आगे चलिए, मान लीजिए कि मैं उस भाषा में तो बहुत पारंगत हूं, लेकिन वो भाषा मेरे गांव के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में बोली जाती है और उसके बाहर नहीं है। तो क्या भारतीय नागरिक के रूप में मैं पूरे भारत में कहीं भी जाके काम कर सकता हूं? ये एक और समस्या आएगी। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो उनकी बहुत सारी काबिलियतें हो सकती हैं जिनकी अपनी जगह है, और बार बार शिक्षा क्रम ये भी कहता है कि स्थानीय ज्ञान को स्कूल में और शिक्षा क्रम में जगह देनी चाहिए। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि स्थानीय ज्ञान इतना बढ़िया है कि उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमको उस कम्युनिटी में जाके अध्ययन करना पड़ेगा कि सचमुच में ऐसी स्थिति है क्या। क्या चिकित्सा में वो आत्मनिर्भर हैं? क्या इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भर हैं? क्या ये जो समस्याएं संवैधानिक वगैरह उठा रहे थे उसमें आत्मनिर्भर हैं? तो एक मान्यता यह है, जिसको मैंने फुटकर ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक समाज में, एक निश्चित लेवल तक का मूल्यों का शिक्षण, कुछ ज्ञान और दक्षताओं का शिक्षण, और उस पूरे समाज में आप समरस हो सकें, इस प्रकार के शिक्षण की जरूरत होती है, और उसको जनरल एजुकेशन कहते हैं। अपने यहाँ जो राइट टू एजुकेशन के तहत 14 वर्ष तक के बच्चे की आरंभिक शिक्षा की बात की जा रही है, वो इस दृष्टि से की जा रही है। और आजकल लोग कहते हैं कि भैया ये सफिशिएंट नहीं है, आपको उससे आगे बढ़ के कम से कम 16 वर्ष तक इसको करना चाहिए। कुछ लोग 18 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। इस दृष्टि से देखें तो आपको फिर इस बात को आगे देखना पड़ेगा। ये भी मुझे नहीं पता, आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहां हो सकता है ये भावना हो। मैं जिन ट्राइबल इलाकों में गया हूं, वहां एक्चुअली लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी और अंग्रेजी सीखें, और वो ये भी, कम से कम मेरे से तो लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पे जितना काम और कमाई के संसाधन उपलब्ध हैं वो सीमित हैं, और हमें यहाँ से बड़े दायरे में हमारे बच्चों को जाने की जरूरत है। लेकिन मैंने एक और विचार भी सुना है ऐसी ही मीटिंग्स में, वो बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो है। एक जगह पे हम लोग बात कर रहे थे नर्मदा के किनारे, तो लोगों ने ये कहा कि देखिए हमें इस शिक्षा से बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चे जो 10वीं पास कर लेते हैं वो जंगल काटने वालों के दलाल बन जाते हैं, और जंगल हमारा जीवन है। तो दोनों मत हैं इसमें।
मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी शिक्षा की बात कर सकते हैं जो सारी कम्युनिटीज में का अपना समुचित जगह दे और समुचित क्षमताओं का विकास भी करे। तो इससे ज्यादा तो मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है मनीष जी या तो हाथ उठा रहे थे या मुझे जी, लगा शरद ऐसा। जी, शरद ने हाथ उठाया है, तो शरद इसमें बोल सकते हैं। जी और मैं पटना से हूँ और मैं एक बात से हमेशा मुझे ये कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है एज ए टीचर एक मिनट कि जब आप ये जो आप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं जी, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की बातों से कि क्या ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अंदर से निकल कर आना चाहिए या ये बाहर से एक ट्रांसप्लांट हो रहा है? क्योंकि एज अ टीचर इन द क्लासरूम मुझे कहीं कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप आते हैं, और यदि बाहर से ट्रांसप्लांटेड यदि आपका फिलॉसफी होगा तो वो लार्जर लोकल कम्युनिटी के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा। ऑल्सो रोहित सर, ये एक और बात मुझे समझ में आती है कि जैसे कि हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो बनाया गया है कि एक फिलॉसफी होना चाहिए, लेकिन एजुकेशनल स्कूल्स तो बहुत सेक्टोरल है, वो अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग क्लास को, अलग अलग चीजों को वो कैटर करती हैं। तो जब आप उस लेवल पे बात, जब उस माइक्रो लेवल पे जाकर सोचते हैं तो फिर आप कैसे आप समझ पा रहे हैं कि ये फिलॉसफी को ट्रांसप्लांट करें या कि एक यूनिवर्सल फिलॉसफी का उदय करें? इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन दिखता है हमेशा। थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे इस पर? देखिए, आपकी बात के बाद मैं फिर से एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहे थे, उनके पास जाएंगे। मनीष जी आप याद रखिए, इनके बाद आपकी बारी है। तो शरद जी देखिए, मेरा विचार इसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ, बाकी लोग बाद में अपने विचार बताएंगे। आप बताइए। देखिए, पहले तो हम जब सोचते हैं इन चीजों के बारे में तो थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अंदर से उदय और बाहर से ट्रांसप्लांट का अर्थ मैं ठीक से नहीं समझ पाता हूँ। अंदर से उदय के 2-3 अर्थ मैं आपको बताता हूँ, और ये एक्चुअली सामाजिक, साइकोलॉजिकल और दार्शनिक विषय होगा उस पर विश्लेषण करना। एक तो ये है कि जैसा कई बार कहते हैं कि सारा ज्ञान तो घट में है, उसको तो बाहर उद्भूत होना है। तो ये तो न तो साइकोलॉजी और न फिलोसॉफी इसको बहुत ज्यादा आगे तक ले जा पाती है। दूसरी बात ये हो सकती है, कोई ये कहे कि समाज की अपनी मान्यताएं हैं, उनके अंदर से निकलना चाहिए। ये सही है, बहुत हद तक समाज की अपनी मान्यताएं हैं, उनसे अंदर से न भी निकले तो उससे संगत जरूर होना चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि हर समाज में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी होती हैं जो इंसान की इज्जत करती हैं, बहुत सारी मान्यताएं ऐसी होती हैं जो एक्चुअली कुछ लोग जो उस समाज में सत्ता में होती हैं उनका फायदा करती हैं और बाकी लोगों को नुकसान करती हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसकी सारी की सारी मान्यताएं उस समाज के सभी सदस्यों के लिए बराबर की मुफीद हो। तो फिर ये तय कैसे करेंगे हम कि इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? मैं फिर से यदि किसी को कोट करूं, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं उससे मिलती है वो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि हमें शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना चाहिए। आप प्रकारांतर में कुछ उस तरह की बात कह रहे हैं, और हमें ये सब मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ संस्कृति में ही हो सकती है। लेकिन आगे वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को जांचना भी चाहिए, और उसमें जो शुभ है, जो इंसान की प्रगति, बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो इनके विरुद्ध है उसको अस्वीकार करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि अमूमन मैं ये बात कहता हूं कि बिना संस्कृति के और बिना संस्कृति के माध्यम के शिक्षा हो ही नहीं सकती। क्योंकि संस्कृति से मेरा आशय है हमारे ज्ञान और काम करने की तरीकों की टोटलिटी, तो उसके बिना तो शिक्षा नहीं हो सकती। लेकिन यदि शिक्षा सिर्फ संस्कृति के दायरे में रह जाती है तो वो इंडोक्ट्रिनेशन हो जाती है, वो मतारोपण हो जाती है। इसलिए शिक्षा के 2 चीजें होंगी एक साथ।
वो संस्कृति में पैदा होगी, संस्कृति में बढ़ेगी, उससे ऊर्जा ग्रहण करेगी और फिर पलट के संस्कृति से ही सवाल पूछेगी। और जब तक ये दूसरी चीज नहीं होती है तब तक हम इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे होते हैं, शिक्षा नहीं कर रहे होते। अब यदि हम आपकी बात पाए तो पहली बात तो ये है, और मैं फिर से, मुझे महेश जी ने कहा था तब भी और आप कह रहे हैं, इन दोनों में भी मुझे फिर से अरविंदो की बात याद आ रही है कि हमको शायद 3 लेवल पे देखना पड़ेगा। एक स्तर में एज एन इंडिविजुअल, मेरी अपनी क्षमताएं हैं, यूनिकनेस है, टेस्ट हैं, तरीके हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। और दूसरा, मैं जिस संस्कृति, समाज या कम्युनिटी में हूं उसके हिस्से के रूप में। और तीसरा, मानवीयता के स्तर पर। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा चेतना के सतत विस्तारित होते रहने का नाम है। मैं शुरू करता हूं जब छोटा होता हूं तो अपने यहाँ से, मेरी चेतना में समाहित होता है मेरा परिवार, फिर मेरा समाज समाहित होता है। जब मैं थोड़ा और सोचने लगता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के बारे में सोचना और मानवता के बारे में सोचना। तो कम्युनिटी के बारे में भी हमको यही देखना पड़ेगा। एक जनरल बात मैं और कहना चाहूंगा आपको कि जो भी कम्युनिटीज किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, डेमोक्रेटिक पॉलिटी में अपनी अलग अलग स्कूल चला रही हैं, और यदि वो वहां के, आप ये कह सकते हैं, मैं स्टेट की तरफ से आ रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि समाज में राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसके बिना हम समाज नहीं चला सकते। तो वो जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वहां का, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ही हो सकती है। उससे अलग जो होती है वो समस्या करती है। और इसलिए हमारी सब कम्युनिटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर, जिनको संवर्धित किया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बाधित करना पड़ेगा उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर। और ये दोनों चीजें हमें करनी होंगी। शिक्षा दर्शन का एक्चुअली एक काम यही है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हो, और शिक्षा के उद्देश्यों में किस प्रकार के मूल्यों को चुने, किस प्रकार के ज्ञान को चुने, किस प्रकार के दक्षताओं और व्यवहार को चुने, और दूसरे इंसानों के प्रति क्या नजरिया चुने। यही सब है। और इसमें मैं पता नहीं मैं आपकी बात का ठीक से उत्तर दे पा रहा हूं क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम सिर्फ कम्युनिटीज के दायरे में नहीं बांध पाएंगे, हमें उससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। अभी इस बारे में तो मेरी इतनी ही बात है। पहले कोई हाथ उठा रहे थे, मनीष जी कुछ पूछो। हाँ मनीष जी, जो सवाल, जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष जी। अच्छा, आवाज मैं तो बोल रहा हूँ वैसे। अभी आवाज आई थोड़ी बहुत? अब आई। अच्छा, ठीक। तो कुछ जो सवाल उस समय की डिस्कशन से निकल रहे थे, कुछ तो उनके उत्तर मिल गए। लेकिन जैसे जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो जो प्रश्न है वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे सर ने सवाल उठा दिया एक सामाजिक वाला और एक व्यक्तिगत वाला, तो वो शिक्षा का उद्देश्य पे ही सवाल हो गया। तो यहाँ पर जब हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी एक सवाल बन जाता है कि हम किन दायरों तक अपने आप को सीमित करें। क्योंकि दर्शन में अगर हम ये इस सवाल पे सोचें कि मूल्य, कौन से मूल्य हमें बच्चों को या शिक्षकों को देने हैं, या हमें कौन से मूल्यों को पढ़ाने हैं, तो उस पर हम कभी सहमति पे पहुंचेंगे। इस चीज की संभावना तो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी नहीं दे रही है, क्योंकि वो लगातार उसमें बहस जारी रहती है। तो हम इस चीज को किस तरह से सीमित करेंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में? एक तरीका तो जो मुझे आपका रुझान लग रहा है कि हम संविधान को ही अपना एक आदर्श मानते हुए उसको, उद्देश्य को सीमित कर रहे हैं। तो हमारी वो एक बहस है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की, वहां पे सीमित हो जाएगी और फिर हम व्यवहार पे चले जाएंगे, जो ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम उसमें। जैसे जो शरद सर बात कर रहे थे, वो मुद्दा भी जैसे वो कह रहे थे इम्प्लांटेड तो नहीं है फिलोसफी, तो वहां पे मेरे दिमाग में एक चीज ये भी आ रही थी कि जो दिक्कतें शिक्षकों को आ रही हैं स्कूल में, तो क्या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को हम उन जो वैचारिक सवाल है उनसे हटा के जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, अगर हम उधर से इंस्पिरेशन लें और उसको इधर फोकस कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ मूल्य चीजों पे पहले से ही एक सहमति बन जाए, जो कि संविधान के थ्रू हम शायद बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दर्शन के आधार पे तो नहीं बना पाएंगे।
कि मनीष जी आप काफी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब ये सही बात है कि फिलोसॉफी में बहुत मतभेद हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सहमति नहीं बन सकती तब भी समस्या है, और ये उतना सच नहीं है शायद। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इस बात पर सहमति है कि नहीं कि सबकी बात सुननी चाहिए? क्यों है? यदि आप कभी बैठ के सोचें कि ये बात हम क्यों स्वीकार करते हैं कि सबकी बात सुननी चाहिए, तो आप पाएंगे कि हम कहीं न कहीं सारे इंसानों की बराबरी के सिद्धांत को मान रहे हैं। नहीं तो हम सबको सुनने की बात नहीं करते। तो इसका मतलब एक बात तो है, एक बात पे तो सहमति है। संविधान को छोड़ दीजिए, यदि आप ये कहते हैं कि सबकी सुननी चाहिए तो आप बराबरी के सिद्धांत को मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है आर्टिकुलेटेड ढंग से नहीं मान रहे हैं। अब मैं यदि ये कहूं कि सबकी बात सुननी चाहिए तो वो बात अपनी तरफ से बोले या आपने जो उसके दिमाग में ठूंसा है वो बोले, तो मुझे लगता है हमें सहमति बनेगी कि भाई सब अपनी बात बोले। मुझे लगता है आप दूसरा सिद्धांत स्वीकार कर रहे हैं, स्वतंत्रता का। लेकिन सर इसमें चिंतन, जैसे रुक जाइए, चिंतन की स्वतंत्रता का आप दूसरा सिद्धांत स्वीकार कर रहे हैं। संविधान को छोड़ दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि जितने लोग अभी हम यहाँ हैं, ऐसा कुछ भयंकर जादू हो कि हम सबको उठा के एक टापू में फेंक दिया जाए अचानक। कि ऐसे ऐसे कुछ जादू फिल्मों में तो होते हैं और साहित्य में भी हो जाते हैं। और वहां यदि हमको साथ रहना पड़े तो हम क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम में से जो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर हो बाकी को घूंसे मार के अपनी बात मनवा ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम आपस में बातचीत करें। आपस में बातचीत करें तो आपको ये दोनों चीजें माननी पड़ेंगी। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मूल्यों में भेद हैं, मूल्यों पे डिस्कशन होता है, और मूल्यों में किसको ज्यादा महत्वपूर्ण माने उस पर भी कंटिन्यूअसली डिस्कशन होता है। लेकिन उसके साथ साथ सहमति की गुंजाइशें भी कंटिन्यूअसली जब मानव एक दूसरे से बिहेवियर करते हैं तो बनती चली जाती हैं। और इसीलिए हमको इन सारी चीजों पे विचार विमर्श करते रहने की जरूरत होती है। हाँ शिव, आपका हाथ मुझे दिख गया है, आई कम बैक आफ्टर दैट। एक मिनट रुकिए मनीष, एक मिनट रुकिए। अब दूसरी बात यह है कि फिर क्या शिक्षकों की जो कक्षा में समस्याएं हैं उनकी बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अब आप ये पाएंगे कि शिक्षा में जो कक्षा में जो समस्याएं हैं, हम यदि उनका कोई उदाहरण लें तो वो समस्याएं जुड़ेंगी बहुत हद तक, या तो शिक्षा दर्शन से जुड़ेंगी, या शिक्षा दर्शन के जो पहलू हैं, एक तो मूल्यों वाला पहलू और दूसरा ज्ञान मीमांसा वाला पहलू, या साइकोलॉजी से जुड़ेंगी। लेकिन कहीं न कहीं वो एजुकेशनल थ्योरी से जुड़ेंगे। तो शिक्षकों की सारी समस्याओं पर शिक्षा दर्शन अकेला कोई निर्णय नहीं दे सकता। लेकिन किस तरह पे, किस जगह पे, किस प्रकार के चिंतन की जरूरत है, इसके बारे में शिक्षा दर्शन कुछ कह सकता है। एक उदाहरण दे देता हूं, बाद में शिव की बात सुनेंगे। थोड़े दिन पहले ओके, ये शिक्षकों की समस्या है नहीं वैसे, वास्तविक समस्या तो आप बताएंगे बाद में कोई। लेकिन मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, और किसी शिक्षक की ये समस्या है कि भाई यदि आप उनको डांटते भी नहीं हैं, दंड भी नहीं देते हैं, तो वास्तव में तो वो बात नहीं मानते हैं। तो हम किस तरह से इस बात को, क्लास को ऑर्गेनाइज कैसे करें? तो सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि हम दंड नहीं देने की बात को कितना सही या गलत मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं मानते। आप थोड़ा डिस्कशन करने लगिए अपने आप कि हमें बच्चों को शारीरिक दंड क्यों नहीं देना चाहिए, और आप पाएंगे कि आपको बहुत जल्दी फिलोसॉफी पे जाना पड़ेगा। जो हम ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे थे, वो बहुत जल्दी 3-4 सवालों में ही वहां पहुंच जाएंगे आप। तो सारी समस्याओं का हल शिक्षा दर्शन नहीं है, लेकिन शिक्षा दर्शन के बिना एक आवश्यक हिस्सा, लगभग, फिर भी मैं सारी नहीं बोल रहा हूं, लगभग सारी समस्याओं का छूटने का खतरा है।
सिर्फ इतना ही कह रहे हैं अभी। बाकी आपकी दूसरी बातें तो मैं ठीक से मुझे याद नहीं रही अभी। आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे शिव, आपके पास आते हैं 1 मिनट। एक बिंदु बस मैं ये जोड़ना चाह रहा था, जैसे जो सहमति वाली बात है जो किरण जी ने बात कही, उस पे जो कम्युनिटी वाली बात है, जो पुरानी कम्युनिटीज हैं और उस पे नई जो वेस्टर्न थॉट से आई हुई डेमोक्रेटिक जो आइडियाज हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कॉलोनाइज तो हम कर ही रहे हैं। और इस चीज को गांधी ने बड़े सुंदर तरीके से उठाया भी है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि किसान को इस तरह की शिक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपना मानवीय मूल्यों के साथ कर रहा है किसान। तो वो सवाल कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे इन बातों का विरोध करना पड़ेगा। और हम यदि शिक्षा दर्शन पर बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा एक दूसरे की बातों का, इंसान का नहीं, बातों का विरोध करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम डेमोक्रेसी की बात कॉलोनाइज कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। शायद आप जानते हो कि दूसरों के साथ वो कभी मत करो जो स्वयं के साथ नहीं चाहते, ये महाभारत में 4 बार है। बुद्ध ने भी ये कहा है, पंचतंत्र में 1 बार है, और 1000 जगह और है। कभी सोचिए इसके पीछे क्या है। जब आप ये कह रहे हैं कि दूसरों के साथ वो मत करो जो अपने साथ उनके द्वारा नहीं चाहते, आपको नहीं लगता कि इसमें पहला प्रिंसिपल दूसरे को अपने बराबर मान रहे हैं आप? समानता और आपकी कर्म करने की स्वतंत्रता। और यदि आप समानता और कर्म करने की स्वतंत्रता मान लेंगे तो मैं गणित वाला आदमी हूं, आपको डेमोक्रेसी पर 10-1 मिनट में ले जाऊंगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हम विचार बना लेते हैं कि ये वहां से आ गया, ये वहां से आ गया, इसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं होती। रही बात गांधी जी की, एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि गांधी जी का यदि आप, गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है शिक्षा पर, और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन मैं यदि एक उदाहरण लूं आपके लिए, क्योंकि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि गांव का जो किसान है उसको ये एक्चुअली जितना मानसिक, जितना नैतिक विकास चाहिए वो उसके पास है। ये सही है क्या? वो जिस तरह से एक दूसरे की जातियों को ट्रीट करते रहे हैं, वो जिस तरह से औरतों को ट्रीट करते रहे हैं, वो जिस तरह से समाज के कोई भी छोटा मोटा नियम तोड़ने पर जात बाहर करते रहे हैं, गांधी जी सही थे क्या यहाँ पर? मुझे लगता है कि ये दर्शन का काम है, चाहे वो गांधी जी हों या अल्लाह मियाँ हों, वो जब कुछ कहते हैं तो सोचना चाहिए। एक और बात फरमाते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि मैंने उसी लेख में, उसी अध्याय 18वां है या 16वां 17वां है उसका, वो फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे विषयों के नाम लेते हैं, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, आई थिंक साइंसेस के नाम लेते हैं, ये सब पढ़ा, ये मेरे क्या काम आए? मुझे लगता है गांधी जी इस वक्त शिक्षा के बारे में ठीक से नहीं सोच रहे, क्योंकि ये चीजें इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि इनमें जो तथ्यात्मक जानकारी है वो आपके काम में आए। ये आपके दिमाग को एक शेप देने के लिए, चिंतन के तरीके विकसित करने के लिए सीखी जाती हैं। तो मुझे पता नहीं है। एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सही है कि हमारे बहुत सारे विचार वेस्टर्न हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि हमको ये विचार भी वास्तव में वेस्ट वालों ने ही दिया है लगभग 30 साल पहले, कि आप लोगों पर वेस्टर्न विचारधारा थोपी जा रही है। ये मामला मनीष जी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं आपकी कि हमें अपने साहित्य में, अपने दर्शन में, अपनी संस्कृति में वो सब चीजें जो मानवीय और सामाजिक हित की हैं उनको परिवर्धित करना चाहिए, उन पर सोचना चाहिए, उनको शिक्षा में लाना चाहिए। शिव की बात सुन लेते हैं अभी। हाँ शिव। नहीं, पर रोहित, शिव के पहले वैशाली ने हाथ उठाया था। अब शिव ने बहुत देर से उठा रखा था भाई। अच्छा, ओके। तो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, मैं कोई बात वैशाली को सुन लेते हैं। आई हैव नो इश्यू। रोहित जी, ठीक है, वैशाली जी आप बोलिए।
ओके, आगे से मैं प्रज्ञा की बात मानूंगा भाई इस मामले में। हाँ वैशाली जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि अभी गांधी जी की बात चल रही थी और अभी वेस्टर्न और ईस्टर्न का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो सर हाँ, इसमें हम एक चीज देखते हैं कि कैपिटलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बहुत प्रेफर हो रही है। एक बार जैसे फिर से, एक बार फिर से। हाँ जी सर। हाँ, सर मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे मार्क्सिस्ट सॉरी वेस्टर्न और ईस्टर्न का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो सर ने हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वेस्टर्न के क्वेश्चंस आप ज्यादा ले रहे थे, मतलब एग्जांपल्स, एंड हाँ, ईस्टर्न के एग्जांपल्स नहीं ले रहे थे। हम्म, लेकिन सर जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम फील कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ में सर, उसमें ये चल रहा है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो मार्क्सिज्म जो हमारी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा ओवरकम कर रही है। जैसे कि अभी लास्ट में सर ने क्वेश्चन किया था कि कैसे मतलब आपने भी एग्जांपल दिया, कुछ चीजें मुझे हद तक क्लियर हुई, बट मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उन चीजों को कैसे डील करेंगे एज अ टीचर। सर कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि प्रैक्टिकली हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हम आइडियलिस्टिक या फिलोसफिकल वे से सोचना चाहते हैं, तो हम उनको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फिलोसफी को प्रैग्मेटिस्ट तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई। देखिए मैं ठीक से नहीं समझा हूँ आपकी बात, लेकिन पहले मैं वेस्टर्न, पहले दो बातें मैं करूंगा, ये वेस्टर्न ईस्टर्न का मामला और ये प्रैग्मेटिक या व्यवहारिक का मामला। शायद आप प्रैग्मेटिक व्यवहारिक के रूप में काम में ले रही हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। या देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन ये वेस्टर्न और पहली बात तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमारी शिक्षा में वास्तव में हम सब की शिक्षा, जहां तक मैं समझता हूं अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं इनकी सबकी शिक्षा वास्तव में वेस्टर्न शिक्षा है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की थी, उससे पहले जो हमारी शिक्षा पद्धतियां थी, पाठशाला वगैरह, वो थोड़े दिन में बंद हो गई थी। तो हम सब की शिक्षा वेस्टर्न मॉडल में और वेस्टर्न तरीके से हुई है, ये बात तो पहली है, हमको मान लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा विचित्र लगता है कि हम कपड़े वेस्टर्न पहनते हैं, अपने घर का नक्शा वेस्टर्न बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तब अब अंग्रेजी में किताबें पढ़ते हैं और ज्यादातर चीजें वहां से लाते हैं, और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वास्तव में वेस्टर्न सिस्टम है। हम जो आईफोन, जो जितनी प्रकार के फोन काम में लेते हैं वो वेस्टर्न है, जिस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो वेस्टर्न इजाद है। इन सब चीजों के बारे में हम समझते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन जब शिक्षा की बात करेंगे तब तो भाई वेस्टर्न ईस्टर्न करना जरूरी है। मुझे थोड़ी सा प्रॉब्लम लगती है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हम बीच का रास्ता लें कि इस वक्त हम जिस परिस्थिति में हैं उसमें हमारे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके और हमारी शिक्षा वेस्टर्न तरीकों से हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी एक बहुत समृद्ध संस्कृति और विचार रहे हैं उसमें, तो हमको उधर अध्ययन करके, जैसे सारी दुनिया कर रही है आज, उधर से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको लाना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात वैशाली जी, मुझे पता नहीं मैं कितना ठीक से समझा हूं, लेकिन मुझे कई बार लगता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो एक चीज मैं आप लोगों से ये शेयर कर लूं कि मैं 15 साल तक स्कूलों में पढ़ाता रहा हूँ, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, और मुझे मुझे कई बार ये समझने में दिक्कत होती है, मुझे जब भी जो भी समस्याएं आई उस पढ़ाने में, एक्चुअली मेरी समस्याएं वहीं जाके हल हुई जहां मैं किसी न किसी प्रकार के दार्शनिक हल उनके ढूंढ पाया। अब ये हो सकता है मेरा बेंट ऑफ माइंड रहा हो और कोई और भी तरीके होते हो। तो पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर मुझे दर्शन बहुत व्यवहारिक चीज लगता है, और यहाँ एक बार फिर से मैं ड्यूवी को कोट करूंगा। ड्यूवी कहता है कि वो दर्शन जिसका व्यवहारिकता के लिए कोई इम्प्लीकेशन न हो और जो व्यवहार में सुधार की मदद नहीं कर सके, वो नकली है और गलत है। तो यदि दर्शन वास्तविक है
तो वो हमारी जिंदगी की वास्तविक समस्याओं को हल करने में काम आना चाहिए। तो अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि दर्शन की जरूरत क्यों है आज तो, लेकिन हम कम से कम मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि आगे हमने यदि बात की दर्शन की तो उसमें ये सारी चीजें, और उसमें सबसे पहले प्रोफेसर महेश जो सवाल पूछ रहे थे, शायद वो चले गए हैं अब तो, लेकिन उस सवाल को भी हम लेंगे कि भारतीय विचारों से, भारतीय वाङ्मय से कौन से विचार हम ला सकते हैं। सो अभी तो यही कह रहा हूं मैं। शिव, आप कुछ कह रहे थे और फिर हमें बंद करना पड़ेगा आज, ये तो शिव की बात आखिरी बात होगी। हाँ शिव। रोहित जी, वैसे आपने जो अंतिम 3-4 वाक्य थे व्यावहारिकता के बारे में, तो काफी देर से मैं मतलब अपने लिए कोई व्यावहारिक तरीका सोच रहा था कि इस बातचीत से कैसे आपकी आवाज बीच में कट रही है। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा सा ध्यान से बोलेंगे तो हो जाएगा, इतनी ज्यादा नहीं कट रही है। सो मैं भी एज ए लर्नर रोहित जी व्यावहारिक हल खोजने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इस पूरी बातचीत से एंगेज कर पाऊं, और आगे कितना हम बातचीत करने वाले हैं, किन चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो थोड़ा एक फ्रेमवर्क दिमाग में आ पाए, एक उसकी धुंधली ही सही लेकिन एक पिक्चर बन पाए। तो दरअसल मैं आपका मत या विवेचना इस बारे में जानना चाहता था कि एज ए सब्जेक्ट, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि हम एम्फेसिस कर रहे हैं दर्शन पे, शिक्षा दर्शन पे। जी हाँ। तो एक उसका अंतर्निहित भाव है कि इसकी जरूरत है और अभी इसकी कमी है, एब्सेंस है। तो ये जो एब्सेंस है, इसकी आपकी रीडिंग क्या है, इसकी विवेचना क्या है? इसका कोई एक नॉट कॉन्क्रीट बट एक इन जनरल फ्रेमवर्क जो ये मदद करे कि किन डोमेन्स में, किन क्षेत्रों में वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है या शुरू नहीं भी हो सकती हो, लेकिन हम अगर विचार या विवेचना करना शुरू करें तो एक समझ विकसित हो सकती है कि हाँ, ये ओपन ग्रे एरियाज हैं अभी के समय में, जो हमें थोड़ा और व्यावहारिक मदद कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मुझ जैसे लर्नर को, जो कि थोड़ा हेल्प करे अपनी एज ए एजुकेशनल प्रोफेशनल कि कैसे प्रैक्टिसेस जो हैं बेटर हो सकती हैं और विचार किया जा सकता है। तो आगे क्या बात करने वाले हैं शिव, उनकी तो बहुत हल्की सी बात मैं करूंगा अभी। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि लोगों की रुचि किस में बनती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क है, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन मैं आपकी बात का थोड़ा, जिन लोगों को जल्दी है वो भी रुकिए, क्योंकि शिव ने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। शिव, आप मुझे अपनी एक व्यवहारिक समस्या बताइए, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि व्यवहारिक मदद मिले जो प्रैक्टिकल चीजों में, तो ये बड़ी जनरल बात है। तो चलिए हम कोई एक छोटी सी, इतनी बड़ी मत बता दीजिए वरना तो वो सीधी फिलोसॉफी में चली जाएगी कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। तो कोई छोटी सी व्यवहारिक समस्या बताइए और वो देखते हैं। सो व्यावहारिकता से मेरा मतलब रोहित जी ये है कि मैं ऐसे लर्नर कैसे एंगेज कर पाऊं व्यावहारिक सीखने की दृष्टि से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनसे मैं जूझ रहा हूँ, हालांकि वो हजारों किस्म की है, क्योंकि जैसे भी हम अगर फिर भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा तो बिल्कुल दूंगा कि, और वो काफी अभी तक जितनी बातें हुई है हो सकता है कनेक्टेड भी हो। उदाहरण हम लेते हैं सभा का, कि स्कूल में जो सभा, असेंबली जो स्कूल में शुरुआत जब दिन की होती है, उससे उसका हम उदाहरण लेते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतलब वो हो सकता है अगेन ईस्टर्न वेस्टर्न में भी दिखाई दे, और मूल्यों और करिकुलम और सीखने और क्षमताओं के बारे में। तो जनरली हम उसको प्रार्थना सभा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना मुझे नहीं पता शिक्षक समझते होंगे, बच्चे समझते हैं या नहीं समझते, मुझे उस पर डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते हैं, बोरियत होती है। देन कुछ सभा होती है, कुछ समाचार वाचन होता है, एक जनरल परसेप्शन जो सभा का स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की होने वाली सरकारी स्कूलों की सभाओं में ये दिखता है। सो मतलब ये मुझे एक प्रॉब्लम के तौर पे लगता है कि ऐसे वो काम, ऐसे कामों में समय बिताना जिसमें कि बच्चे की समझ उसके बारे में नहीं हो रही है, समझ नहीं बन रही है, समझ की
वो काम क्यों कर रहा है, इस काम से, इस गतिविधि से क्या होने वाला है। प्रार्थना, मतलब अगर प्रार्थना का ही उदाहरण हम लें, तो ये मतलब एक लेवल है इसको समझने का। और अगर इसको थोड़ा और हम इस लेवल में जाएंगे तो सभा, क्या वो सिर्फ वो प्रार्थना हिंदू देवी देवताओं के प्रति है, क्या उसमें दूसरे धर्म की चीजें शामिल है, अब इसके बारे में संविधान क्या कहता है। तो और भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस रिलेटेड जो इससे है वो मतलब निकल के आएगी। तो अब इसको मतलब अगर इसी को हमें अगर देखना है तो कैसे विवेचना या मतलब इसको थोड़ा और अनफोल्ड करें, तो ये देखिए अगर एक शिव, उदाहरण आपको सटीक लगता है तो। नहीं ये एकदम सटीक है, हम्म, एकदम सटीक है। और इसमें आपने एक से अधिक किस्म की बातें पूछी हैं शिव, तो मैं वो हम्म, सब तो नहीं ले सकता, दो नो लेते प्रॉब्लम। हैं सिर्फ। और टाइम हो गया है इसलिए बहुत जल्दी बात करूंगा मैं, हो सकता है कि वो बहुत स्पष्ट नहीं हो। पहले आपने जो आखिरी कही वो बात लेते हैं। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि आप जब स्कूल के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ सैद्धांतिक स्तर पर होते हैं और कुछ आपकी वास्तविक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उनके आधार पर होते हैं। शिक्षा में सारे निर्णय सिर्फ दर्शन से नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम इसके दार्शनिक पक्ष पर विचार करें तो यदि हम ये कहें कि कौन से धर्म की प्रार्थना होनी चाहिए या सब धर्मों की प्रार्थना होनी चाहिए कि नहीं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं 40 साल से एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूं जो मैंने आरंभ की थी, और मैंने कभी अपने स्कूल में किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की। हम असेंबली करते हैं और उसको हम सभा ही बोलते हैं, प्रार्थना सभा नहीं बोलते, कभी नहीं की शुरू से ही। और क्यों नहीं की उस पर आते हैं अभी। तो ये बात, यदि आप ये कह रहे हैं कि हम एक पंथ निरपेक्ष देश में हैं, सेकुलर देश में हैं और हमारी शिक्षा को सेकुलर होने की जरूरत है, तो फिर ये सीधा दर्शन का सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि भाई आपकी जो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म है वो कैसी है, क्योंकि कम से कम दो थोड़े अलग अलग विचार सेकुलरिज्म के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। एक है सब धर्मों की बराबर इज्जत और दूसरा है सब धर्मों से बराबर दूरी। तो सबसे पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि वास्तविक सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता इनमें से कौन सी है। आई एम सॉरी, मेरे यहाँ बिजली चली गई है, 1 मिनट रुकिए। हो सकता है इससे थोड़ी बहुत मदद, ओ इससे तो मदद नहीं मिल रही है, तो ज्यादा लेकिन मुश्किल आपकी हो। आवाज आ रही है। हाँ मुझे पता है, लेकिन आवाज अंधेरे में से आ रही होगी भूत के जैसे। ठीक है, विच इज ओके। सो सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा आपको, और शिव ये दार्शनिक सवाल है। अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता आपको यहाँ पे, लेकिन ये बिना इस बात में जाए कि हमें वास्तव में पंथ निरपेक्षता की या सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों है और हमें वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये हमें दो तरफ जाना पड़ेगा। इसमें तीन, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स को आप नैतिकता का हिस्सा मान सकते हैं कई बार, तो आपको पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा और एथिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और वो आपको सीधा समाज की संरचना क्या हो और हम इंसान के बारे में क्या मानते हैं वहां ले जाएगा। तो मुझे तो ये बहुत ही व्यवहारिक चीज लग रही है इस दृष्टि से देखें तो। अब थोड़ा इससे यदि हम आगे बढ़ें तो इन दोनों में से एक मत जो होगा उसके अनुसार चलेंगे आप इसमें, तो उस पर मैं कोई अभी क्या होना चाहिए उसकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं ये बात ज्यादा करूंगा कि क्या कर सकते हैं उसका। दूसरी बात यह है कि आपकी शिक्षा पद्धति, आपने पेडागोजी क्या चुनी है उस पर निर्भर करता है। ये हम सब मानते हैं कि स्कूल एक सामूहिक संस्थान है जिसमें हम सब लोगों को एक विशेष उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए हमको दिन भर काम करना है। तो एक तरीका यह हो सकता है सभा को देखने का कि हम जिस उद्देश्य के लिए हैं उसके लिए जिस प्रकार की एकाग्रता चाहिए और जिस प्रकार से अपने दिमाग को ओरिएंट करने की जरूरत है, ये उसके लिए आरंभिक एक साथ करने का काम है और बाद में हम अलग अलग जगह अपने अपने ढंग से काम करेंगे।
कोई भी संस्था में एक प्रकार की सामूहिकता और एकत्व है, उसकी पूरी यूनिट को समझने की भी जरूरत होती है। तो सुबह की सभा, असेंबली हमें इस बात का मौका देती है कि हम एक साथ इस पूरी यूनिट को समझें, उसके मोटे मोटे क्रियाकलापों को समझें और उसके लिए ओरिएंट हों। अब ये ओरिएंट होने के लिए हमको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए, ये एकदम व्यवहारिक सवाल है और इस पर मुझे लगता है बात करने की जरूरत है। इसमें आपको सिर्फ अकेला दर्शन मदद नहीं कर पाएगा, आपको साइकोलॉजी और बच्चे किस स्तर पर किस प्रकार की चीजों से एकाग्रता की तरफ बढ़ते हैं उस पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये समझने के लिए कि इसमें कितनी चीजों पर सोचना पड़ेगा, वहां तो आपको दर्शन की मदद लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने जो चीज बताई ये एकदम प्रैक्टिकल है और इसको ठीक से हल करने के लिए मैं ये भी दावा करना चाहूंगा, आप ये कह सकते हैं कि मैं क्योंकि मैं शिक्षा दर्शन पढ़ाता हूँ इसलिए घूम घूम के वहां आ रहा हूँ, ये आरोप मेरे पर लगता है और मुझे स्वीकार भी है क्योंकि मुझे यही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी हमारी हम यदि स्कूल चलाना चाहते हैं तो दार्शनिक विवेचना बहुत कुछ मदद कर सकती है। मैंने 2-3 उदाहरण लिए हैं, आगे हम और बात करेंगे। अब अगले 2 मिनट में मैं थोड़ा सा अभी तक मेरे दिमाग में क्या है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और फिर आप कोई और बात हुई तो ठीक है। देखिए मैंने कुछ हद तक सोचा है और मैं सोचता हूँ कि अभी हम आज हमने ये बात की है कि क्या शिक्षा दर्शन किसी काम की चीज है और मैं ये आर्ग्यू करता रहा हूं कि ये काम की चीज है। यदि आप मेरा ये देख रहे हैं तो ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें और चीजें आएंगी। लेकिन आज हमने ये बात नहीं कि ये शिक्षा दर्शन चिड़िया क्या है, वास्तव में ये चीज क्या है। तो हम अगली बार, मेरे मन में ये बात है कि शिक्षा दर्शन चीज क्या है, क्या इसकी कोई अलग से विधि है, क्या इसका कोई अलग से डिस्पोजिशंस है, क्या इसके कोई अलग से दायरा है। दायरे से मेरा मतलब है कि कंटेंट का कोई दायरा है इसका। इन चीजों पे मैं सोच रहा हूं कि हमको बात करने की जरूरत पड़ेगी यदि हम शिक्षा दर्शन को ठीक से देखना चाहते हैं तो। ये हमको ले जाएगा, ये जो शिक्षा है इसकी क्या जरूरत है हमको। अब आप ये कह सकते हैं कि हम इन सब चीजों पे प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं उनके आधार पर भी बात कर सकते हैं, मैं जानता हूं ये। इन सारी चीजों के लिए इस तरह से बात करने के बजाय हम प्रैक्टिकल जो जैसे सभा की समस्या है इस प्रकार के मुद्दे लेके भी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, पहले बता दूं मैं, वो इसके बाद में शिक्षा होती किसकी है आखिर, तो मुझे हमें मानव पर विचार करना पड़ेगा, मानव जीवन और समाज पे। तो फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए और उसके उद्देश्य क्या हो। तो ये अधूरी बात है, लेकिन इन चीजों पर बात करना जरूरी क्यों है। आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं, ये सब तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए मैंने आपको एक से अधिक उदाहरण दिए हैं। अभी सभा वाली बात पे ही जब आप बात करना शुरू करेंगे तो इंसानों के लिए क्या चीज मुफीद है और हम धर्म को और धर्मनिरपेक्षता या मजहब को और मजहब या पंथ निरपेक्षता को किस नजर से देखें, ये हमारी शिक्षा में आज महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर हम ऊपर ऊपर से बात कर सकते हैं जबकि ये बात नहीं करें कि हमारे समाज की संरचना कैसी हो और वैसी ही क्यों हो। अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी ने या किसी ने कहा था तो फिर हम संविधान के दायरे में बंध रहे हैं। नहीं, दर्शन संविधान के दायरे में नहीं बनता। दर्शन ये कहता है कि भाई फिलहाल हमारे पास सहमति के लिए काम चलाने के लिए ये है, लेकिन अगला कदम ये होगा कि संविधान यही क्यों होना चाहिए और इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। यदि हम ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म चाहिए या समानता चाहिए या न्याय चाहिए, क्यों चाहिए, इसमें क्या बुराई है कि जिन लोगों के पास ताकत है वो बाकी लोगों को गवर्न करें। आज तक तो दुनिया में ऐसा ही होता आया है, एक्चुअली आज भी ऐसा हो रहा है। हमें उसमें कष्ट क्या है। कष्ट सिर्फ ये है कि हम राजा नहीं है, या कष्ट कोई सैद्धांतिक है कि ये होना नहीं चाहिए। यदि कष्ट ये है कि हम राजा नहीं है तो भैया राजा बनने की कोशिश करिए, किस्सा खत्म। लेकिन कष्ट कोई सैद्धांतिक है तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्यों है।
तो अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। जो आपको ईमेल दिया है taru@digantar@gmail.com, आप उस पर लिख सकते हैं अपनी चीजें और उनको समाहित करने की कोशिश करेंगे। आप यदि प्रैक्टिकल, जैसा शिव ने कहा, इस प्रकार की चीजें लिख के भेजेंगे तो बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं सही गलत ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें उन समस्याओं पर क्या दृष्टि मिल सकती है और कितनी देर कितना अंश उस समस्या का इससे सुलझ सकता है और कितना अंश ये नहीं सुलझ सकता दर्शन के माध्यम से। ये बात मुझे लगता है काम की होगी। अभी मुझे इतना ही कहना है, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, तो मुझे लगता है हमको खत्म करना चाहिए इस डिस्कशन को। यदि आपके पास तुरंत कोई या किसी के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अभी आप कहना चाहें ऐसी नहीं है तो। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो फिलॉसफी की बातें हो रही है, ये फिलॉसफी हम अपने बच्चों तक कितना हद तक यूज कर सकते हैं? क्या ये फिलॉसफी जो भी ये सेशन चला है, प्रैक्टिकली क्या हम बच्चों के साथ ये यूज कर सकते हैं? आपकी थोड़ी सी बातों के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जहां तक आपने बहुत सारी बातें जो कही हैं तर्कसंगत कही हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अतर्कसंगत है। थोड़ा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये उपयोगी नहीं है। अभी जैसे कि शिव कुमार जी ने कहा था कि असेंबली की बातें जो हो रही थी, असेंबली की बातें जहाँ पे अगर किसी धर्म को लेकर की जा रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये सही बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ असेंबली बहुत सारी चीजों को लेकर की जाती है और सारे बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ असेंबली के लिए वेट करते हैं। तो अर्चना जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। हमारे बच्चों के साथ प्रैक्टिकल से क्या मतलब है? ये बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कहा है मैंने बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षक के नाते हमको किस तरह से सोचने की जरूरत है, वो बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों के साथ प्रैक्टिकल से मैं ठीक से नहीं समझा हूँ, लेकिन मैं एक आध सवाल आपके लिए छोड़ सकता हूँ जिनके लिए आप विचार कर सकते हैं। आप असेंबली क्यों नहीं करते, या जो करते हैं उसमें क्या बुराई है? इसके ऊपर विचार करिए। तो हो सकता है कि ये चीजें आप शायद अपने स्कूल में आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देते। क्यों नहीं देते? पहले तो दिया जाता था, मेरे स्कूल में तो मास्टर जी जम के लपड़ लगाते थे। तो आजकल क्यों नहीं देते आप कहते हैं बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या समस्या है? तो देखिए, एक बात तो ये है कि बच्चों के लिए काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये सारे विचार हैं, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। और दूसरी बात ये है कि ये तो फिर इस तरह की बातें हैं, या तो हमको इनके कारण पता है, या हमने जो परिस्थिति है उसमें सुना हुआ है। यदि सिर्फ सुना हुआ है तो फिर हमको उसके पीछे जाने की जरूरत है कि ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो आज बात की है, क्योंकि आज हमने न बच्चों की बात की है ना स्कूल कैसे चलाएं इसकी बात की है, आज हमने ये बात की है कि स्कूल जो चलाएंगे उसमें किस तरह के सवाल उठ सकते हैं, और उन सवालों को सोचेंगे तो उसमें दर्शन कहाँ आ सकता है। धर्मेंद्र जी, आपका हाथ मुझे दिख रहा है, लेकिन हम 20-23 मिनट ऊपर चले गए हैं टाइम से और हमको रुकना पड़ेगा। मेरा इतना सा अर्ज था कि अगला सेशन कब होगा वो आप बता दें। 20 अगस्त को अभी मेरे मन में यह है कि हम ये बात करेंगे कि शिक्षा दर्शन होता क्या है। और आप लोगों की बातों से अब मैं प्रेरित हो रहा हूं कि मैं एक चीज और जोड़ दूं उसमें, कि उसकी हमारे स्कूल और कक्षा में रेलेवेंस क्या है। मैं सोच रहा था आज मैंने रेलेवेंस की बात की है, लेकिन शायद वो स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए दो बातें, शिक्षा दर्शन क्या है और रेलेवेंस की हिंदी ढूंढ लूंगा मैं 20 तारीख तक, उसकी हमारी कक्षा में उपयोगी प्रासंगिकता या उपयोगिता प्रासंगिकता करूंगा मैं, क्योंकि उपयोगिता बहुत नैरो है कि वो जैसे लड्डू खाने के काम आता है वहीं तक है। प्रासंगिकता की बात करूंगा मैं। तो ठीक है,
अगला सेशन 20 तारीख को शिक्षा दर्शन क्या है और उसकी प्रासंगिकता, वास्तविक कक्षाओं में उसकी प्रासंगिकता क्या है। और अभी मुझे लगता है कि हमें खत्म करना चाहिए। बस सर एक चीज पूछना था कि जो अभी ये रिकॉर्डिंग है कि ये मिल भी सकती है कि ये कहीं पे अपलोड होगी? जो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है ये कहीं अपलोड होगी क्या, कहीं अभी दोबारा ये अपलोड होगी और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और प्रज्ञा आपको ये भेज देगी। लेकिन आज की सभा में जो लोग नहीं हैं वो उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कितना आनंद आया पता नहीं, मुझे इस सेशन में, मुझे ऐसे सभी सेशंस में मजा आता है, इसलिए मुझे तो इस सेशन में काफी मजा आया। आशा करते हैं कि आपसे फिर से मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. It was a wonderful session, sir. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।